कभी वानमो एरा में जिसने अनगिनत अमरों को डरा कर रख दिया था, वही वनहुन शितियन बैनर अब एक ऐसे लड़के के पास दिखाई दे रहा था जिसकी स्पिरिट रूट छीन ली गई थी। कहा जाता है कि यह बैनर इंसान की 3 आत्माएं और 7 रूहें तक सोख सकता है, उसकी किस्मत छीन सकता है और एक ही पल में आसमान और जमीन तक को हिला सकता है। 3 साल पहले उसी लड़के से उसके ही सेक्ट के लोगों ने जलन की वजह से उसकी सुप्रीम बोन छीन ली थी। इसके बाद उसे जिंदा ही मास ग्रेव में दफना दिया गया। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात कहानी में बताए जाने वाले वनहुन शितियन बैनर से हुई और वह उसके साथ एक हो गया। दुनिया के सभी लोगों को लगा कि वह लड़का बहुत पहले ही जंगली कुत्तों का खाना बन चुका होगा, लेकिन आज वह लड़का वापस लौट आया था और उसके पीछे हवा में एक विशाल काला बैनर तैर रहा था जो आसमान को ढक रहा था। उससे चारों तरफ भूतों जैसी डरावनी चीखें गूंज रही थीं। ग्रेट शुआन डायनेस्टी, बैलियान होली लैंड। वहां मौजूद एक व्यक्ति घबराकर कहता है, धत्तेरे की। वह कांपते हुए कहता है, ये तो भूत है। एक दूसरा व्यक्ति हैरानी से कहता है, वो क्या वही लिन फेंक नहीं है? वह आगे कहता है, जिसकी 3 साल पहले हड्डी निकाल ली गई थी। पूरा ग्रेट शुआन रॉयल कैपिटल एक पल में हड़कंप मच गया। अनगिनत लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। सबकी नजर उस शख्स पर टिक गई जो धीरे धीरे उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसका शरीर ठंडी और खतरनाक आभा छोड़ रहा था। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी पीठ पर एक ऐसा डरावना काला बैनर था जिससे आसमान छूती काली आभा निकल रही थी। जहां जहां वह बैनर गुजरता वहां की हवा कांप उठती, ठंडी हवाएं जोर से चलने लगती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर से जरा भी स्पिरिट पावर महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक साधारण इंसान हो। यही जबरदस्त फर्क देखकर वहां मौजूद हर इंसान ने ठंडी सांस ली। क्या 3 साल पहले का वह बेमिसाल जीनियस अब सच में पूरी तरह एक बेकार इंसान बन चुका था? लेकिन अगर ऐसा है तो उसके पीछे तैर रहा वह अजीब काला बैनर आखिर क्या था? लिन फेंक का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उसकी गहरी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। 3 साल तक नरक जैसी यातनाएं सहने के बाद और वनहुन द्वारा हर पल आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा झेलने के बाद वह अब पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहा था। आज वह वापस लौटा था सिर्फ अपने हर एक हिसाब का बदला लेने के लिए। रॉयल कैपिटल की मुख्य सड़क पर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उनमें सबसे आगे खड़ी लड़की ने बर्फ जैसी सफेद लंबी ड्रेस पहन रखी थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। उसका घमंड बिल्कुल एक हंस की तरह ऊंचा था। वह और कोई नहीं, ग्रेट शुआन डायनेस्टी की नंबर 1 जीनियस सुंदर लड़की ये चिंगगे थी और उसके बगल में उसकी बेहद बनावटी और चमक धमक से सजी हुई सहेली लुयोंग खड़ी थी। जैसे ही ये चिंगे ने लिन फेंक को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में जबरदस्त हैरानी और यकीन न होने वाला भाव उभर आया। लेकिन अगले ही पल जब उसे महसूस हुआ कि लिन फेंग के शरीर में जरा भी स्पिरिट पावर नहीं बची है, तो उसकी हैरानी तुरंत गहरी नफरत और ठंडेपन में बदल गई। ये चिंगे अपने लाल होंठ हल्के से खोलकर कहती है, लिन फेंग तुम अभी तक जिंदा हो? वह घमंड से कहती है, जिंदा बच भी गए तो क्या हुआ? अब तुम्हारी स्पिरिट रूट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारी सुप्रीम बोन भी अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम अब पूरी तरह एक बेकार इंसान बन चुके हो। और मैं तो बहुत पहले ही हेवनली सुप्रीम रियलम में पहुंच चुकी हूँ। मुझे तो अपर रियलम के होली एम्परर ने अपना ट्रू डिसिप्लिन भी चुन लिया है। अब तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसके पास खड़ी लुयोंग भी हंस पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ ताने और झर भरा हुआ था। लुयोंग ताने मारते हुए कहती है, अरे चिंगे, इस बेकार इंसान से इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? अब तो ये हमारे ये फैमिली के दरवाजे पर पहरा देने के भी लायक नहीं है। लुयोंग तिरस्कार से कहती है, सच में एक मेंढक भी हंस बनने का सपना देख रहा था। अगर उस समय इसने अपने अनगिनत रिसोर्सेज तुम्हारे ऊपर खर्च न किए होते तो क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ सगाई करने के लायक था? अब जब ये बेकार हो चुका है तो ये शादी भी अपने आप खत्म समझो। लिन फेंग चुपचाप उन दोनों औरतों को देखता रहा। उसके दिल में बस एक हल्की सी हंसी उठी। 3 साल बीत गए। क्या यही वो औरत थी जिसके लिए उसने कभी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? उस समय ये चिंगे के ब्रेक थ्रू के लिए 9 लीफ लिंगजी ढूंढने की खातिर वह अकेला ही फॉरबिडन लैंड में घुस गया था। वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। लेकिन आज जैसे ही ये चिंगे ऊंचाइयों पर पहुंच गई, उसने सबसे पहला काम यही किया कि उससे अपना हर रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लिया। लिन फेंग ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। लिन फेंग कहता है, यह चिंगे, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? 3 साल पहले मैंने तुम्हें 9 हेवन स्टार स्वॉर्ड दी थी और 8 डेजोलेशन डिवाइन फायर आर्मर भी। लिन फेंग आगे कहता है, और हमारे लिन फैमिली ने ये फैमिली को सगाई के तोहफे के तौर पर 30 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी दिए थे। अब जब तुम शादी तोड़ना चाहती हो तो ये सारी चीजें मुझे वापस कर दो। ये बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आसपास खड़े अनगिनत कल्टीवेटर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सब लिन फेंग की साफ और बेझिझक बात सुनकर हैरान रह गए। ये चिंगे का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्से की एक झलक दिखाई दी।
क्योंकि वे सारे खजाने तो वो बहुत पहले ही अपने अंदर समा चुकी थीं। उन्हीं की ताकत के सहारे वह आज इस मुकाम तक पहुंची थी। अब वह उन्हें वापस कैसे कर सकती थी? लुयोंग गुस्से से चीख कर कहती है, लिन फेंग, तुम इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हो? जो चीजें एक बार दे दी उन्हें अब वापस मांग रहे हो? क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? वह आगे कहती है, चिंगे आज किस मुकाम पर है जानते हो? तुम्हारी चीजें इस्तेमाल कर लेना, ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। लुयोंग तिरस्कार से कहती है, और तुम उन्हें वापस मांगने की हिम्मत भी कर रहे हो? सच में तुम बिल्कुल बेशर्म हो। ये चिंगे ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल की घबराहट दबा दी और फिर से वही घमंडी और बर्फ जैसी ठंडी शक्ल बना ली। ये चिंगे ठंडे स्वर में कहती है, लिनफेंग, इंसान को कुछ बातें यहीं छोड़ देना सीखना चाहिए। उन चीजों को तुम्हारे लिन फैमिली की तरफ से मेरे लिए मुआवजा समझ लो। अब मैं और तुम पहले जैसे नहीं रहे, हम दोनों अब बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। अगर तुम ऐसी मामूली चीजों के पीछे पड़े रहोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा नीची नजर से देखूंगी। भीड़ में खड़ा एक रोग कल्टीवेटर धीरे से कहता है, जरा इसकी बातें तो सुनो, आखिर बेशर्म कौन है? भीड़ में खड़े कुछ रोग कल्टीवेटर से अब रहा नहीं गया। वे धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। एक रोग कल्टीवेटर कहता है, ये चिंगे तो उसी लिनफंग के रिसोर्सेज के सहारे यहाँ तक पहुंची थी और अब उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रही है। सच में आज तो कमाल ही देख लिया। दूसरा रोग कल्टीवेटर कहता है, हाँ बिल्कुल, शादी तोड़ रही है और सगाई का तोहफा भी वापस नहीं करना चाहती। दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है? जैसे ही ये चिंगे ने आसपास के लोगों की बातें सुनी, ये चिंगे का चेहरा कभी हरा पड़ रहा था तो कभी सफेद। उसने अपने कपड़ों का किनारा इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। इस वक्त वह दिल ही दिल में लिन फेंक से बेहद नफरत कर रही थी। तभी अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली गरजती हुई आवाज गूंज उठी। उस आवाज से पूरी सड़क हिल गई। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, मेरे लिन फैमिली के यंग मास्टर को तंग करने की हिम्मत किसने की? धड़ाम! एक पहाड़ जैसी भारी और डरावनी प्रेशर पूरे इलाके पर उतर आई। तभी एक ताकतवर गठीले शरीर वाला अधेड़ आदमी हाथ में सैकड़ों फीट लंबी विशाल तलवार लिए हवा में चलते हुए नीचे उतरा। उसके पूरे शरीर से खून और ताकत का ऐसा दबाव निकल रहा था जैसे कोई विशाल ड्रैगन जाग उठा हो। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसके पैरों के नीचे पूरी जमीन मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। वह और कोई नहीं, लिन फैमिली के 7वें बुजुर्ग थे, जिन्हें लोग मैड ब्लेड लिंग तियनबा के नाम से जानते थे। लिंग तियनबा ने अपनी विशाल तलवार सीधी सामने कर दी। उसकी भयानक ब्लेड ऑरा ने जमीन पर सीधा हजारों फीट लंबी खाई चीर दी। वह खाई ये चिंगे और लुयोंग तक पहुंचते पहुंचते ही रुकी। बस थोड़ा सा और तो दोनों उसी में समा जाती। लिंग तियनबा ने ठंडी नजर से ये चिंगगे की तरफ देखा। उसकी आवाज किसी विशाल घंटे की तरह गूंजी, इतनी तेज कि सबके कान सुन्न हो गए। लिंग तियनबा गरज कर कहता है, ये फैमिली की लड़की, मेरे यंग मास्टर की चीजें लेने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे लिन फैमिली की तलवार अब कुंद हो चुकी है? अगर आज एक भी स्पिरिट ट्रेजर या सगाई का एक भी सामान कम निकला तो मैं तुम्हारे पूरे ये फैमिली को जमीन से मिटा दूंगा। भीड़ में खड़ा एक कल्टीवेटर घबराकर कहता है, हेवनली किंग रेल्म। आसपास खड़े लोग डर के मारे पीछे हट गए। एक कल्टीवेटर हैरानी से कहता है, 7वें बुजुर्ग, एक ऐसे यंग मास्टर के लिए जिसे सब बेकार समझते हैं, वह ये फैमिली के साथ पूरी जंग छेड़ने को भी तैयार है। ये चिंगे का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। हेवनली किंग रियलम की प्रेशर के नीचे उसके लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया था। उसी समय आसमान की खाली जगह से एक बर्फ जैसी ठंडी और तीखी औरत की आवाज सुनाई दी। वह औरत ठंडे स्वर में कहती है, लिन लाओची, लगता है आज तुम्हारा रौब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वह औरत आगे कहती है, एक छोटे से जूनियर को डराकर आखिर कौन सा कमाल कर रहे हो? इतना कहते ही आसमान की खाली जगह अचानक फट गई। उसमें से हरे रंग का डाउरोब पहने एक अधेड़ औरत बाहर निकली। उसने हाथ में पकड़ी फ्लाईविस को हल्का सा घुमाया और उसी एक झटके में लिंग तियनबा की ब्लड इंटेंट को खत्म कर दिया। ये चिंगे पुकार कर कहती हैं, मास्टर। ये चिंगे ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत बेचारगी का भाव आ गया, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वह और कोई नहीं, बाइलिन होली लैंड की आउटर सेक्ट एल्डर युहुआ जनरेन थी और अब वही ये चिंगे की सबसे बड़ी सहारा थी। युहुआ जनरेन ने ठंडी नजर से लिंग तियनबा की तरफ देखा। उसकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी, बल्कि वह घमंड से भरी हुई थी। युहुआ जनरेन कहती है, लिन लाओकी, अब ये चिंगे हमारे बाइलियान होली लैंड की शिष्या है। अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो इसका मतलब होगा कि तुम सीधे बाइलियान होली लैंड के दुश्मन बन रहे हो। क्या तुम्हारा लिन फैमिली उसका अंजाम झेल पाएगा? ये सुनकर लिंग तियनबा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी विशाल तलवार से खून की प्यास जैसी गूंज निकलने लगी। वह हमला करने ही वाला था कि तभी लिन फंग ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया।
लिनफोंग धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। उसकी पीठ के पीछे तैर रहा वनहन बैनर हल्का सा हिलने लगा और उससे एक ऐसी बेहद पुरानी और रहस्यमयी प्रेशर निकली जिसे वहां मौजूद लगभग कोई महसूस भी नहीं कर पाया। लिन फेंक ने ये चिंगे की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लिन फेंग कहता है, ये चिंगे, अगर तुम अपनी मर्जी से वापस नहीं करना चाहती तो फिर मैं खुद ही अपनी चीजें वापस ले लूंगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, लिन फेंक ने अपनी उंगली हल्के से झटका। अगले ही पल आसपास की हवा में एक बेहद डरावनी खींचने वाली ताकत फूट पड़ी। ये ताकत स्पिरिट पावर पर असर नहीं कर रही थी, बल्कि उसने सीधे ये चिंगे के शरीर के अंदर मौजूद उन सभी आभाओं को निशाना बनाया जो लिन फेंग की थी। भूम! ये चिंगे की कमर पर बंधा हुआ जेड पेंडेंट, उसकी कलाई पर पहना हुआ आइस क्रिस्टल ब्रेसलेट और उसकी पीठ पर टंगी लंबी तलवार, तीनों अचानक जोर जोर से कांपने लगे। ये चिंगे घबराकर चिल्लाती है, मेरी नेटल फ्लाइंग सोर्ड। उसने देखा कि वह 9 हेवन स्टार स्वॉर्ड जो कभी लिन फेंक की थी, उस पर लगा उसका सोल इम्प्रिंट जबरदस्ती टूट गया और वह एक चमकती हुई रोशनी बनकर, वह 9 हेवन स्टार स्वॉर्ड बड़ी आज्ञाकारी तरह उड़कर सीधे लिन फेंक के हाथ में आ गई। उसके तुरंत बाद ये चिंगे के शरीर पर मौजूद एक एक करके सभी स्पिरिट ट्रेजर्स उससे अलग होने लगे। इतना ही नहीं, उसके शरीर के अंदर जमा उसकी किस्मत और फॉर्च्यून ऑरा भी तेजी से उससे निकलने लगी। पुफ! उसके सोल इम्प्रिंट को जबरदस्ती मिटा दिया गया। ये चिंगे ने तुरंत मुंह से खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। वह डर से लिन फेंक को ऐसे देख रही थी मानो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस खड़ा हो। ये चिंगे डर कर कहती है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। ये देखकर यूहुआ जनरेन बुरी तरह गुस्से में आ गई। यूहुआ जनरेन गुस्से से चिल्लाकर कहती है, दुष्ट, मेरे सामने ही हमला करने की हिम्मत। इतना कहकर उसने अपनी फ्लाई विस्क जोर से घुमाई। उसमें से निकलने वाले हजारों चांदी जैसे रेशे आसमान भर में फैली तीरों की बारिश में बदल गए। वे तीर इतनी भयानक ताकत के साथ आगे बढ़े कि रास्ते की हवा तक फटने लगी और वे सीधे लिन फेंक के चेहरे की तरफ बढ़ गए। ये देखकर लिंग तियानबा का गुस्सा फूट पड़ा। वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसने देखा लिन फेंक का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बस एक शब्द कहा। लिन फेंग कहता है, वापस। धड़ाम! लिनफेंग की पीठ के पीछे तैर रहा वनहुन बैनर एक पल में सैकड़ों फीट बड़ा हो गया और अगले ही पल वह एक ऐसी असीम काली खाई में बदल गया जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जो फ्लाई विस्क से बनी तीरों की बारिश अभी कुछ पल पहले बेहद खतरनाक लग रही थी, वह जैसे ही उस काले बैनर से टकराई वैसे ही बिना कोई निशान छोड़े पूरी की पूरी उसके अंदर समा गई। एक पल में सब कुछ पूरी तरह निगल लिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक वनहुन बैनर के अंदर से एक बेहद तेज और डरावनी दहाड़ गूंजी। उसी के साथ एक काली जंजीर बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। उसने एक ही पल में यूहुआ जनरेन की प्रोटेक्टिव स्पिरिट पावर को चीरकर पार कर दिया। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ जैसी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। यूहुआ जनरेन का पूरा शरीर उस काले बैनर की पलटवार वाली ताकत से सीधा उड़ गया। वह सैकड़ों फीट दूर जाकर एक ऊंची इमारत से जोर से टकराई। धड़ाम! पूरी इमारत मलबे में बदल गई। मलबे के बीच उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। वह लगातार मुंह से खून उगल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गहरा डर भरा हुआ था। यूहुआ जनरेन सदमे में कहती है, ये कैसे हो सकता है? यूहुआ जनरेन सदमे में कहती है, ये आखिर कैसी शैतानी ताकत है? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी। वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर से जरा भी स्पिरिट पावर महसूस नहीं हो रही थी, जिसे सब एक बेकार इंसान समझ रहे थे, उसने सिर्फ एक ही वार में बेलियन होली लैंड की एक एल्डर को बुरी तरह घायल कर दिया। ये नजारा वाकई किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लिन फेंग ने वनहुन बैनर वापस अपने पास बुला लिया। उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वह बिल्कुल शांत था। उसने आराम से अपने सभी स्पिरिट ट्रेजर्स वापस रख लिए। उसने जमीन पर गिरी हुई पूरी तरह टूटी हुई ये चिंगे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, लिनफिंग कहता है, 3 दिन बाद मैं खुद ये फैमिली आऊंगा और हमारे लिन फैमिली के 30 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वापस लेकर जाऊंगा। अगर एक भी कम निकला तो फिर ये फैमिली का इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं होगा। इतना कहकर लिन फेंक मुड़ा और आगे बढ़ गया। लिंग त्यानबा और लिन फैमिली के अनगिनत शिष्य उसके चारों तरफ चलते हुए उसके साथ निकल गए। पीछे ये चिंगे वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में पछतावा और गुस्सा एक साथ उमड़ रहे थे। वह दांत भींचकर लिनफिंग की दूर जाती हुई पीठ को घूरती रही। ये चिंगे दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहती है, लिनफिंग,
ज्यादा खुश मत हो। आधे महीने बाद होने वाले होली लैंड सेरेमनी में मेरे मंगेतर शाओवुशुआंग तुम्हें ऐसी मौत देगा कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। लिन फैमिली के आंगन में लिन फेंग पालथी मारकर बैठा हुआ था। वन हुन शितियन बैनर उसके सामने हवा में धीरे धीरे घूम रहा था। उसमें से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था जिसने लिन फेंग के पूरे शरीर को ढक रखा था। ये वान हुन शितियान बैनर एक प्राचीन खजाना था जिसे उसने मास ग्रेव में अपने सुप्रीम ब्लड से जागृत किया था। हालांकि अभी देखने में ऐसा लगता था कि उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन सच ये था कि उसके शरीर की ताकत और उसकी सोल पावर दोनों ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थीं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसी समय अचानक उस काले बैनर के अंदर से हल्के नीले रंग की एक बेहद धुंधली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल आई। वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह औरत नरम आवाज में कहती है, फेंगर, तुमने बहुत दुख झेले हैं। उस औरत की आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा कंपन था जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। लिनफेंग भावुक होकर कहता है, माँ। ये सुनते ही लिनफेंग के दिल का सबसे नरम कोना जैसे छू लिया गया। उसकी आंखें एक पल में भर आईं। उस समय लिन फैमिली पर अचानक बहुत बड़ा संकट आ गया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपना सोल तक जला दिया था और खुद को सील कर लिया था। अब वह सिर्फ वनहून शितियन बैनर के अंदर रहकर किसी तरह जिंदा थी। लिन फेंक कहता है, मां, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा वापस आ चुका है। जिन लोगों ने मेरी सुप्रीम बोन छीनी और हमारे लिन फैमिली को बर्बाद किया, मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आए आंसू वापस रोक लिए। उसकी आवाज में अटल इरादा और जानलेवा हत्या की भावना साफ महसूस हो रही थी। वह औरत प्यार से कहती है, पगले बच्चे, जब तक तुम सुरक्षित हो तभी तक तुम्हारी मां को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उस औरत ने बहुत प्यार से लिनफेंग के गाल को छुआ। हालांकि वह सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन फिर भी लिनफेंग ने लंबे समय बाद मां के प्यार की वही गर्माहट महसूस की। वह औरत आगे कहती है, लेकिन तुम्हारी मां का सोल अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। लिनफेंग कहता है, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर एंशिएंट सोल रिवाइवल ग्रास ढूंढ कर लाऊंगा और आपका सोल फिर से पूरी तरह बना दूंगा। लिनफेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने मन ही मन एक पक्का वादा कर लिया, अगर उसे और ताकतवर बनना था तो उसे जितनी जल्दी हो सके वन हुन शितियन बैनर की पहली सील पूरी तरह खोलनी होगी। लेकिन उस सील को खोलने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्च्यून, ऑनरा और स्पिरिट पावर की जरूरत थी। 3 दिन बाद ये फैमिली से होने वाला हिसाब उसी रास्ते का पहला कदम होगा। लिन फेंग ने एक बार फिर गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आए आंसू वापस रोक लिए। लिन फेंग ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आए आंसू वापस रोक लिए। उसकी आवाज में अटल इरादा और जानलेवा हत्या की भावना साफ महसूस हो रही थी। वह औरत प्यार से कहती है, पगले बच्चे, जब तक तुम सुरक्षित हो तभी तक तुम्हारी मां को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उस औरत ने बहुत प्यार से लिनफेंग के गाल को छुआ। हालांकि वह सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन फिर भी लिनफेंग ने लंबे समय बाद मां के प्यार की वही गर्माहट महसूस की। वह औरत आगे कहती है, लेकिन तुम्हारी मां का सोल अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। लिनफेंग कहता है, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर एंशिएंट सोल रिवाइवल ग्रास ढूंढ कर लाऊंगा और आपका सोल फिर से पूरी तरह बना दूंगा। लिनफेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने मन ही मन एक पक्का वादा कर लिया, अगर उसे और ताकतवर बनना था तो उसे जितनी जल्दी हो सके वन हुन शितियन बैनर की पहली सील पूरी तरह खोलनी होगी। लेकिन उस सील को खोलने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्च्यून, ऑनरा और स्पिरिट पावर की जरूरत थी। 3 दिन बाद ये फैमिली से होने वाला हिसाब उसी रास्ते का पहला कदम होगा। अगले दिन रॉयल कैपिटल के पूर्वी बाजार में बने स्लेव ट्रेडिंग मार्केट में जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। लिनफेंग काला चोगा पहने अकेला ही बाजार में धीरे धीरे चल रहा था। वह ऐसी किसी चीज की तलाश कर रहा था जिसमें मौजूद फॉर्च्यून ऑरा को वन हुन शितियान बैनर निगल सके। उसी समय आगे से आ रही जोरदार चीख पुकार ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, मारो इसे, जोर से मारो। एक बेकार मनहूस की इतनी हिम्मत कि मेरे यंग मास्टर के कपड़े गंदे कर दिए। जब तक इसकी आधी जान न निकल जाए मारते रहो। एक मोटा आदमी जो बेहद महंगे कपड़े पहने हुए था, गालियां देते हुए अपने हाथ का चमड़े का कोड़ा लगातार चला रहा था। वह जमीन पर गिरी एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा था। वह लड़की देखने में मुश्किल से 18-19 साल की लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बेहद नाजुक और खूबसूरत शक्ल छिप नहीं पा रही थी। उस पर लगातार कोड़े बरस रहे थे, फिर भी वह एक शब्द तक नहीं बोली। उसकी ठंडी आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें सिर्फ ऐसा जिद्दीपन और गहरी नफरत थी जिसे देखकर किसी के भी दिल में डर पैदा हो जाए।
वह रॉयल कैपिटल में लिन फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन की तरफ से लाई गई थी। वह था वांग फैमिली का छोटा यंग मास्टर वांग तेंग। और जहां तक उस लड़की की बात थी, कहा जाता था कि उसके पास जन्म से ही कैलेमिटी बॉडी था। वह पूरी तरह एक बेकार इंसान थी। जो भी उसके करीब आता, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई बुरी घटना हो जाती। आसपास खड़े लोग उंगलियां उठाकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शुरू में लिन फेंग का इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसकी पीठ के पीछे मौजूद वनहुन शितियन बैनर अचानक जोर से कांप उठा। ऐसा लगा मानो उसे किसी बेशकीमती खजाने का एहसास हो गया हो। लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लड़की को गौर से देखा। अगले ही पल उसने हैरानी से गहरी सांस खींच ली। लिन फेंग मन ही मन कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस लड़की के शरीर में कोई कैलेमिटी बॉडी नहीं था, बल्कि वह तो हजारों सालों में एक बार मिलने वाला नाइन नेदर प्रोफाउंडियन बॉडी था। अगर वह उसे अपना शिष्य बना ले, तो न सिर्फ उसकी शरीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि उसके प्रोफाउंड यिन ची की मदद से वह वन हुन शितियन बैनर की पहली सोल सील भी खोल सकेगा। लिन फेंग ठंडे स्वर में कहता है, रुको। लिन फेंग की ठंडी आवाज इस शोर से भरे बाजार में अचानक गूंज उठी। वांग तेंग ने अपने हाथ का कोड़ा रोक दिया। वह चिढ़कर पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने लिन फेंग खड़ा है, वह जोर से हंस पड़ा। वांग तेंग ताने मारते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कौन है? अरे ये तो हमारे ग्रेट शुआन डायनेस्टी के मशहूर बेकार यंग मास्टर लिन फेंग निकले। क्या बात है, अपनी जान तो खुद मुश्किल में है और अब दूसरों की तरह हीरो बनकर किसी लड़की को बचाने चले हो? लिन फेंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी उंगली से हल्का सा झटका दिया। एक टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन उड़कर सीधा वांग तेंग के पैरों के पास जाकर गिरा। लिन फेंग शांत स्वर में कहता है, ये लड़की मैं खरीदता हूँ। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति हैरानी से कहता है, टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन। ये देखते ही आसपास खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक ऐसा अनमोल खजाना था जिसकी कीमत लगभग 1 लाख साधारण स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी। वांग तेंग की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और ख्याल आया। अब लिन फेंग तो सिर्फ एक बेकार इंसान रह गया था। अगर वह सिर्फ इन पैसे लेकर लड़की को छोड़ देता, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वह लिन फेंग से डर गया? वांग तेंग तिरस्कार से कहता है, क्या समझ रखा है? मुझे भिखारी समझकर भगा रहे हो? आज इस यंग मास्टर का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस लड़की को मैं नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने ही मार डालूंगा। वांग तेंग ने डरावनी हंसी हंसी। उसने अपना कोड़ा ऊंचा उठा लिया, फिर अपने पूरे शरीर की स्पिरिट पावर उसमें भर दी और पूरी ताकत से उस लड़की के सिर पर वार कर दिया। अगर यह कोड़ा लग जाता तो उस लड़की की मौत तय थी। लिन फेंग ठंडे स्वर में कहता है, मौत को बुला रहे हो? लिन फेंग की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। उसका शरीर एक पल में अपनी जगह से गायब हो गया। वांग तेंग हैरानी से कहता है, इतनी तेज? वांग तेंग को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी गुजरी। अगले ही पल एक बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जितनी मजबूत हथेली ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। छटाक! हड्डी टूटने की तेज आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। उसी के साथ वांग तेंग की दर्द भरी चीख पूरे बाजार में फैल गई। उसकी कलाई एक ही झटके में पूरी तरह कुचल दी गई थी। उसके हाथ से कोड़ा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वांग तेंग दर्द से कांपते हुए कहता है, तुम एक बेकार इंसान होकर इतनी ताकत कैसे रख सकते हो? वांग तेंग का पूरा शरीर कांप रहा था। वह डर से लिन फेंग को घूर रहा था। लिन फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना कुछ कहे उल्टे हाथ से सीधा एक जोरदार थप्पड़ वांग तेंग के चेहरे पर मार दिया। धड़ाम! उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में फैल गई। वांग तेंग का पूरा शरीर हवा में 3 बार घूम गया। उसके मुंह से टूटे हुए दांत और खून एक साथ बाहर उछल पड़े। फिर वह दूर बने एक स्टॉल पर जाकर जोर से गिरा और वहीं बेहोश हो गया। आसपास खड़े सभी रोग कल्टीवेटर्स ने ठंडी सांस ली। एक रोग कल्टीवेटर हैरानी से कहता है, ये तो वांग फैमिली का सबसे होनहार युवा जीनियस है, लेकिन लिन फेंग ने तो इसे सिर्फ एक थप्पड़ में मरे हुए कुत्ते जैसा बना दिया। उसके शरीर की ताकत आखिर कितनी डरावनी है। लिन फेंग ने बेहोश पड़े वांग तेंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह धीरे धीरे उस लड़की के सामने जाकर रुका। फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी। लिन फेंग शांत स्वर में कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर सकता हूँ। लिन फेंग आगे कहता है, और तुम्हें मार्शल दाओ की सबसे ऊंची चोटी तक लेकर जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी ठंडी आंखें बिना पलक झपकाए लिन फेंग को देखती रहीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि लिन फेंग के अंदर एक ऐसी तन्हाई थी जो इस दुनिया की नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसा दबदबा भी था जो हर किसी को अपने आगे झुका सकता था, और उसकी गहरी आंखें मानो उसके सारे राज एक ही नजर में देख सकती थीं। वह लड़की दृढ़ स्वर में कहती है, मैं तैयार हूं मास्टर, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उस लड़की ने अपने होंठ हल्के से भींचे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल अटल था। वह बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई, फिर पूरे सम्मान के साथ
लिन फेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और विधिवत मास्टर बनने की रस्म पूरी की। लिन फेंग हल्के से मुस्कुराया। लिन फेंग कहता है, आज से तुम्हारा नाम किन्याओ होगा और तुम मेरे लिन फेंग की पहली शिष्या हो। इतना कहकर लिन फेंग ने धीरे से किन्याओ को उठाया। फिर उसने अपनी सोल पावर का एक नरम प्रवाह उसके शरीर में भेजा। एक ही पल में उसकी लंबे समय से घायल और दर्द झेल रही मेरिडियन सुरक्षित हो गईं। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर दंग रह गए। उनके दिलों में गहरा झटका लगा। किसने सोचा था कि दुनिया की नजरों में दो बेकार समझे जाने वाले लोग आज मास्टर और शिष्या बन जाएंगे और ग्रेट शुआन डायनेस्टी की पूरी ताकत का संतुलन इसी एक फैसले की वजह से हमेशा के लिए बदल जाएगा। लिन फैमिली की हवेली में लौटने के बाद लिन फेंग ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने चारों तरफ एक बैरियर बना दिया। चिन याओ पालथी मारकर बैठ गई। लिन फेंग का चेहरा बेहद गंभीर था। लिन फेंग कहता है, आज रात मैं तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल दूंगा और तुम्हारे 9 नेदर प्रोफाउंड यिन बॉडी को पूरी तरह जागृत कर दूंगा। चिन याओ ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। उसने बिना जरा भी हिचकिचाए पालथी मारकर अपनी जगह ले ली। उसे लिन फेंग पर आंख बंद करके भरोसा था। लिन फेंग उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से अलग अलग हैंड सील्स बनाए। उसके होंठ लगातार कोई प्राचीन मंत्र बोल रहे थे। उसकी पीठ के पीछे तैर रहा वन हुन शितियन बैनर बिना हवा के ही लहराने लगा। उसमें से हजारों मुलायम काली रोशनियां निकलकर पूरी तरह चिन्याओ के शरीर को घेरने लगीं। लिनफोंग कहता है, जाओ। लिनफोंग ने अपनी एक उंगली सीधे चिन्याओ के सिर के ऊपर रख दी। उसके शरीर के अंदर मौजूद विशाल सोल पावर समंदर की लहरों की तरह किन्याओ के शरीर में बहने लगी। वह जबरदस्ती उसकी बंद पड़ी 9 यिन एब्सोल्यूट मेरिडियंस को खोलने लगी। किन्याओ दर्द से धीमे से कराह उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर बर्फ की मोटी परत जम गई। बेहद ठंडी एक्सट्रीम यिन ऑरा चारों तरफ फैल गई। पूरा कमरा एक पल में जमने वाली ठंड से भर गया। कमरे का तापमान सीधे शून्य से भी नीचे चला गया। लिनफेंग जोर से कहता है, हिम्मत मत हारो। तितली बनने के लिए आज तुम्हें इस खोल को तोड़ना ही होगा। इसके साथ ही उसने अपनी सोल पावर और भी बढ़ा दी। पीछे तैर रहा वन हुन शितियन बैनर जोर जोर से गरजने लगा। उसने उस भयानक एक्सट्रीम यिन ऑरा को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया और उसे शुद्ध डीमन गॉड पावर में बदल दिया। छटाक! ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य जंजीर को जबरदस्ती तोड़ दिया गया हो। अचानक चिन याओ के शरीर से एक बेहद डरावनी आभा फूट पड़ी। वह आभा ठंडी भी थी और बेहद शाही भी, मानो पूरा 9 नेटर एबिस इस दुनिया में उतर आया हो। जो कमरा अभी कुछ पल पहले पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, उसमें अचानक दो गहरी नीली रोशनियां चमक उठीं। चिन याओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी खूबसूरत आंखों में 9 नेदर फ्लेम जल रही थी। वह बेहद रहस्यमयी और अजीब आकर्षण से भरी हुई लग रही थी। उसके शरीर की आभा लगातार बढ़ती चली गई। एक पल में वह की गैदरिंग रेल्म तक पहुंच गई, फिर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म, उसके बाद स्काई फ्लाइट रेल्म और आखिर में उसकी ताकत हेवनली वेनरेबल रेल्म के शुरुआती स्तर पर जाकर रुकी। सिर्फ एक ही रात में उसने लगातार 4 बड़े रेल्म्स पार कर लिए थे। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो पूरे ग्रेट स्वान डायनेस्टी के मार्शल आर्टिस्ट्स सदमे में खून की उल्टियां कर देते। चिन याओ सम्मान से कहती है, मास्टर, मुझे नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिन याओ सम्मान के साथ झुककर प्रणाम करने लगी। उसकी आंखों में उत्साह, सम्मान और गहरी श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर अब कितनी डरावनी ताकत छिपी हुई है और यह सब उसके सामने खड़े इस आदमी ने उसे दिया था। लिनफेंग शांत स्वर में कहता है, उठो, तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बाकी लोगों से अलग है। लिनफेंग आगे कहता है, आगे चलकर तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड और भी तेज होगी, लेकिन कभी घमंड मत करना और कभी जल्दबाजी भी मत करना। लिनफेंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि चिन याओ के 9 नेदर प्रोफाउंड यिन बॉडी के पूरी तरह जागने के बाद वान हुन शितियन बैनर को बहुत बड़ा सहारा मिला था। उसकी पहली सोल सील अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। इसका मतलब था कि अब लिनफेंग पहले से भी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल कर सकता था। 3 दिन पूरे हो चुके हैं। लिनफेंग धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी नजर सीधे ये फैमिली की दिशा में उठी। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, ये चिंगे, अब हमारे बीच का हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। उसी समय ये फैमिली की हवेली के बाहर भव्य दावत लगी हुई थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था। आज बैलियन होली लैंड का बेमिसाल जीनियस स्याओ वुशुआंग खुद वहां आया था ताकि वह ये चिंगे के साथ अपनी सगाई पक्की कर सके। रॉयल कैपिटल की सभी बड़ी बड़ी ताकतों के मुखिया एक एक करके वहां पहुंच चुके थे। सब लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। ये फैमिली के मुखिया, ये जेंटियन तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज के बाद ये फैमिली सीधा आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ये जेंटियन हाथ में शराब का प्याला लिए कहते हैं,
भतीजे वुशवांग, आपने मेरी बेटी को पसंद किया। ये तो हमारे ये फैमिली की कई पीढ़ियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये जेंटियन हाथ में शराब का प्याला लिए मुख्य आसन पर बैठे एक युवा के सामने बार बार झुककर खुशामद कर रहे थे। वह युवा सुनहरे धागों से बना शानदार चोगा पहने हुए था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह और कोई नहीं, श्याओ वुशवांग था। उसने बिना किसी भाव के हल्का सा स्प्रिट वाइन पिया, फिर घमंड भरे लहजे में बोला, श्याओ वुशवांग कहता है, अंकल ये इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। चिंगे जूनियर सिस्टर बहुत प्रतिभाशाली है, वह मेरे लायक है। सुना है वह बेकार हो चुका लिन फैमिली का यंग मास्टर अब भी चिंगे को परेशान करने की सोच रहा है। सच में उसे अपनी औकात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये चिंगे एक तरफ बैठी हुई थी। ये चिंगे बड़ी प्यारी अदा से शाओ वुशवांग के पास बैठी थी। उसने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। ये चिंगे मुस्कुराकर कहती है, ब्रदर वुशवांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लिनफेंग तो बस दिखावा कर रहा है। 3 साल पहले भी वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता था, और अब जब वह बेकार हो चुका है तो वह आपकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। इसी बीच जब पूरा ये फैमिली खुशी मना रहा था, तभी एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज अचानक गरज की तरह पूरे ये फैमिली के ऊपर गूंज उठी। लिनफेंग गरज कर कहता है, ये जंतियन, लिनफेंग अपना हिसाब लेने आ गया है। अगर मेरे स्पिरिट स्टोन्स वापस नहीं मिले तो आज मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। धड़ाम! ये फैमिली का वह विशाल काला लोहे का दरवाजा, जिसका वजन 10,000 जिन से भी ज्यादा था, किसी ने एक ही लात में उड़ाकर तोड़ दिया। वह दरवाजा हवा में बिखरकर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। चारों तरफ लोहे के टुकड़े उड़ने लगे। जो मेहमान आराम से शराब पी रहे थे, वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पूरा माहौल एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। धूल और धुएं के बीच 2 परछाइयां धीरे धीरे ये फैमिली के आंगन में दाखिल हुईं। सबसे आगे एक काले चोगे में एक नौजवान चल रहा था। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसकी पीठ पर आसमान को ढक देने वाला वनहून शितियन बैनर तैर रहा था। वह और कोई नहीं, लिनफेंग था। और उसके बगल में एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लंबी ड्रेस पहने एक लड़की चल रही थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, लेकिन उसका स्वभाव बर्फ की तरह ठंडा था। वह थी पूरी तरह बदल चुकी चिन्याओ। ये जंतियन गुस्से से चिल्लाकर कहता है, लिनफेंग, तुम्हारी ये इतनी हिम्मत कि खुद मौत ढूंढते हुए यहां चले आए। ये जंटियन गुस्से से अकबूला हो गया। उसने अपने सामने रखी जेड की मेज पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम! पूरी मेज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। आखिर वह हेवनली वेनरेबल रियलम के अंतिम चरण का ताकतवर विशेषज्ञ था। पूरे रॉयल कैपिटल में उसे एक बड़े शासक के रूप में जाना जाता था। ऐसे में वह किसी बेकार समझे जाने वाले इंसान की यह बेइज्जती कैसे सह सकता था? लिनफेंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने ठंडी नजर से सामने देखा। लिनफेंग ने ठंडी नजर से ये जंतियन को देखा। लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, 30 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लेकर आए हो? ये सुनते ही ये जेंटियन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार भरा हुआ था। ये जेंटियन तिरस्कार से कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम जैसे बेकार हो चुके यंग मास्टर की इतनी हिम्मत कि हमारे ये फैमिली से स्पिरिट स्टोन्स मांगो? आज यंग मास्टर वुशवांग खुद यहाँ मौजूद हैं। अगर अभी इसी वक्त तुम चिंगे के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांग लो, तो शायद यंग मास्टर वुशवांग तुम पर दया करके तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दें। मुख्य आसन पर बैठे श्याओ वुशवांग ने शुरू से आखिर तक अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने सिर्फ अपनी आंखों के कोने से लिनफेंग की तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। फिर बिल्कुल शांत आवाज में अपने पास खड़े गार्ड से कहा, श्याओ वुशवांग कहता है, इसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर इसे सड़क पर फेंक देना ताकि कुत्ते इसे खा जाए। काले कवच में खड़ा गार्ड झुककर कहता है, जी यंग मास्टर। काले कवच में खड़ा एक अधेड़ गार्ड डरावनी हंसी हंसा। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर से हेवनली वेनरेबल रियलम की जबरदस्त प्रेशर बाहर निकलने लगी। वह प्रेशर इतनी भारी थी मानो उसे हाथों से छुआ जा सकता हो। काले कवच वाला गार्ड गरज कर कहता है, घमंडी लड़के, मेरे सामने घुटनों पर गिर जाओ। काले कवच वाले गार्ड ने एक जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के से आसपास की हवा कांप उठी। उसकी भयानक पंच ऑनरा एक विशाल काले बाघ का रूप लेकर गरजती हुई लिनफेंग की तरफ दौड़ी। ये ऐसा हमला था जो किसी भी आम कल्चरिवेटर को एक ही बार में मार सकता था, लेकिन लिनफेंग ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। वह बिल्कुल वहीं खड़ा रहा। उसी समय उसके पीछे खड़ी चिन्याओ की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। चिन्याओ ठंडे स्वर में कहती है, मौत को बुला रहे हो? अगले ही पल चिन्याओ एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपनी जेड जैसी हथेली हल्के से लहराई और एक पल में बेहद डरावनी एक्सट्रीम यिन ऑरा पूरे मैदान में फैल गई। छटाक छटाक गरजता हुआ काला बाघ जो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था, हवा में ही पूरी तरह जम गया। वह एक विशाल बर्फ की मूर्ति बन चुका था। धड़ाम! अगले ही पल वह बर्फ की मूर्ति टूटकर बिखर गई। काले कवच वाला गार्ड सदमे में चीख कर कहता है, क्या? काले कवच वाला गार्ड सदमे में चीख उठा। उसे कुछ समझ आता।
उससे पहले ही चिन्याओ किसी भूत की तरह उसके सामने पहुंच चुकी थी। काले कवच वाला गार्ड सदमे में कहता है, इतनी इतनी तेज। चिन्याओ ने अपनी एक उंगली सीधे उस काले कवच वाले गार्ड के सीने पर रख दी। अगले ही पल उसके शरीर की 9 मीटर प्रोफाउंड ये नौंदरा पूरी तरह फूट पड़ी। उस गार्ड को चीखने तक का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर बर्फ की एक मूर्ति में बदल गया। तभी एक हल्की हवा चली, धड़ाम। वह बर्फ की मूर्ति तुरंत टूटकर जमीन पर बिखर गई। उसकी जगह सिर्फ नीले रंग के बर्फ के अनगिनत टुकड़े रह गए। उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हिस्सा ये देखकर वहां मौजूद सभी मेहमानों के चेहरे का रंग उड़ गया। सब तुरंत अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी ही हैरानी थी। आखिर वह हेवनली वेनेरेबल रियलम के शुरुआती स्तर का ताकतवर विशेषज्ञ था, लेकिन उसे लिन फेंक के साथ आई एक छोटी सी लड़की ने सिर्फ एक ही वार में मार डाला। ये चिंगे सदमे में कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये चिंगे तो और भी ज्यादा सदमे में थी। वह बिना पलक झपकाए छिनयाओ को घूर रही थी। उसके दिल में जलन और गुस्सा बेकाबू हो चुका था। ये चिंगे मन ही मन सोचती है, ये नीच लड़की आखिर क्यों इतनी ताकतवर है और ये मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये जिंटियान गुस्से से गरज कर कहता है, बहुत हो गया। ये जिंटियान अब बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सका। उसके पूरे शरीर से स्पिरिट पावर उफान मारने लगी। उसने हेवनली वेनरेबल रेल्म के अंतिम चरण की पूरी प्रेशर बिना किसी रोक टोक के छोड़ दी। वह आगे गरज कर कहता है, तुम दोनों नालायक, आज मैं खुद तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। ये जिंटियान ने अपने 5 उंगलियों को पंजे का आकार दे दिया। उसकी हथेली में भयानक स्पिरिट पावर इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल वह एक विशाल हरे बाज के पंजे में बदल गई। वह पंजा हवा को चीरता हुआ डरावनी आवाज के साथ सीधे चिन्याओ की तरफ झपटा। ये देखकर लिनफिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लिनफिंग कहता है, अपनी औकात से ज्यादा मत उछलो। चिन्याओ पीछे हट जाओ। चिन्याओ आज्ञाकारी होकर कहती है, जी मास्टर। चिन्याओ आज्ञाकारी होकर एक कदम पीछे हट गई। लिनफिंग ने हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी। वह पीछे हटने के बजाय सीधे आगे बढ़ गया और उसने जरा भी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल नहीं किया। लिनफिंग ने बिना जरा भी हिचकिचाए सीधे अपना मुक्का उस विशाल हरे बाज के पंजे पर दे मारा। आसपास खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, ये लड़का पागल हो गया है। ये अपने शरीर से ही हेवनली वेनेरेबल रियलम के अंतिम चरण के पूरे जोर वाले हमले का सामना करने जा रहा है। आसपास खड़े लोग एक के बाद एक चिल्ला उठे। सबको लग रहा था कि अगले ही पल लिनफेंग की बांह टूट जाएगी और उसका पूरा हाथ खून और मांस के टुकड़ों में बदल जाएगा। ये जिंटियान की आंखों में भी डरावनी मुस्कान उभर आई। ये जिंटियान गरज कर कहता है, मर जाओ। धड़ाम। दोनों ताकतों की भयानक टक्कर पूरे ये फैमिली के आंगन में गूंज उठी। जबरदस्त हवा का झटका चारों तरफ फैल गया। आसपास रखी सारी मेजें और कुर्सियां एक पल में टूटकर बिखर गईं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। लिनफेंग का वह देखने में साधारण और गोरा मुक्का जैसे ही उस विशाल बाज के पंजे से टकराया, उसमें से अचानक किसी प्राचीन दैत्य जैसे जानवर की भयानक ताकत फूट पड़ी। छटाक! हरा बाज का पंजा उसी पल टूटकर बिखर गया। इतना ही नहीं, ये जेंटियन की पूरी दाहिनी बांह भी अजीब तरीके से मुड़ गई। उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। ये जिंटियान दर्द से दिल दहला देने वाली चीख मार उठा। उसका पूरा शरीर उस भयानक ताकत से सीधे हवा में उड़ गया। वह लगातार कई दीवारों से टकराया और कई दीवारें गिराने के बाद जाकर रुका। मलबे के बीच ये जिंटियान लगातार मुंह से खून उगल रहा था। उसकी पूरी दाहिनी बांह पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर, हैरानी और यकीन न कर पाने वाला भाव था। ये जिंटियान कांपते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो जरा भी स्पिरिट पावर नहीं है। लिनफंग ने आराम से अपना मुक्का वापस खींच लिया। फिर उसने ठंडी नजर से ये जिंटियन को देखा। लिनफंग ठंडे स्वर में कहता है, मैंने पहले भी कहा था मेरे पास स्पिरिट पावर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ताकत भी नहीं है। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, 30 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दोगे या नहीं? इस समय ये जेंटियन के चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। इतनी जबरदस्त ताकत के सामने वह एक डरे हुए इंसान की तरह कांप रहा था। उसी समय अब तक जो श्याओ वुशुआंग चुपचाप तमाशा देख रहा था, वह आखिरकार अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने आराम से अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी। फिर उसकी आंखें झरीले सांप की तरह लिनफेंग पर टिक गईं। उसकी पीठ पर टंगी तलवार से हल्की और साफ तलवार की आवाज गूंज उठी। श्याओ वुशुआंग ठंडे स्वर में कहता है, लिनफेंग, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बॉडी कल्चरेशन का रास्ता चुनोगे, लेकिन अफसोस, एक असली कल्चरेटर के सामने शरीर की ताकत चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में वह सिर्फ एक मूर्ख ताकतवर इंसान ही होता है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। इतना कहते ही श्याओ वुशुआंग के शरीर से भयानक आभा फूट पड़ी। हेवनली
सुप्रीम रियलम के शुरुआती स्तर की प्रेशर पूरे मैदान में फैल गई। उस प्रेशर ने वहां मौजूद लगभग सभी मेहमानों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति सदमे में कहता है, हेवनली सुप्रीम रियलम, हे भगवान, यंग मास्टर श्याओ तो पहले ही हेवनली सुप्रीम रियलम में पहुंच चुके हैं। युवा पीढ़ी में ये तो किसी भगवान से कम नहीं है। ये देखकर ये चिंगे की आंखों में मौजूद डर तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह घमंड और खुशी ने ले ली। उसने लिन फेंग की तरफ उंगली उठाई और लगभग चीखते हुए बोली, ये चिंगे चीख कर कहती है, लिनफंग, अब देखा, यही है मेरे होने वाले पति की ताकत। हेवनली सुप्रीम रेल, तुम उसके सामने लड़ने के लायक भी नहीं हो। अगर जरा भी समझ है तो अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो। श्याओ वुशुआंग का चेहरा घमंड से भरा हुआ था। उसने अपनी लंबी तलवार उठाकर सीधी लिन फेंग की तरफ कर दी। उसकी स्वॉर्ड ऑनरा सैकड़ों फीट दूर तक फैल गई। श्याओ वुशुआंग कहता है, लिन फेंग, या तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो या फिर मैं खुद तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। लेकिन इतने घमंडी श्याओ वुशुआंग के सामने लिन फेंग अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी में सिर्फ तिरस्कार और बर्फ जैसी ठंडक थी। लिन फेंग तिरस्कार से कहता है, हेवनली सुप्रीम रेल्म, क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है? 3 साल पहले मैंने जितने हेवनली सुप्रीम रेल्म वाले लोगों को अपने पैरों तले कुचला था, उन्हें तो मैं दोनों हाथों की उंगलियों पर भी नहीं गिन सकता। इतना कहते ही लिन फेंग की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसकी पीठ के पीछे तैर रहा वनहुन शितियान बैनर अचानक आसमान छूती काली आभा छोड़ने लगा और देखते ही देखते उसने पूरे आसमान को ढक लिया। लिन फेंग गरज कर कहता है, बाइलियन होली लैंड, है ना श्याओ वुशुआंग, है ना? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली निराशा किसे कहते हैं। वानहुन शितियन बैनर, खुल जाओ। लिन फेंग जोर से गरजा। अगले ही पल वानहुन शितियन बैनर एक पल में आसमान और धरती जितनी विशाल दानव जैसी परछाई में बदल गया। उसके साथ अनगिनत भयानक चीखें और रूह कांपा देने वाली रोने की आवाजें हर इंसान के दिमाग में एक साथ गूंज उठीं। उन आवाजों से वहां मौजूद हर किसी की सोल बुरी तरह कांप उठी। कई लोग वहीं मुंह से खून उगलने लगे। श्याओ वुशुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर की स्पिरिट पावर अचानक दब गई है। अब उसे अपनी स्पिरिट पावर चलाने में भी मुश्किल होने लगी। इतना ही नहीं, उसके शरीर की फॉर्चून ऑरा भी उस दानव जैसी परछाई द्वारा तेजी से निगली जा रही थी। श्याओ वुशुआंग गरज कर कहता है, धत तेरे की, ये कैसी शैतानी टेक्निक है? अब उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार चला दी। एक ही वार में हजारों सुनहरी सोड ऑरा आसमान में फैल गईं। वे मिलकर एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का रूप ले गईं। वह सुनहरा ड्रैगन बेहद डरावनी ताकत के साथ सीधे उस दानव की परछाई पर टूट पड़ा। श्याओ वुशुआंग गरज कर कहता है, मेरे लिए टूट जाओ। लेकिन उस दानव की परछाई ने सिर्फ अपना एक काला विशाल हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसने हल्के से अपनी मुट्ठी बंद कर दी। धड़ाम! वह सुनहरे ड्रैगन की सोड ऑरा, जो पूरे एक शहर को मिटा सकती थी, एक पल में साबुन के बुलबुले की तरह टूटकर बिखर गई। वह अनगिनत सुनहरी रोशनियों में बदलकर हवा में गायब हो गई। पुफ! अपनी नाटल सोड ऑरा टूटते ही श्याओ वुशुआंग ने जोर से खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर किसी भारी चोट की तरह पीछे जा गिरा। उसके चेहरे पर सिर्फ डर, हैरानी और यकीन न कर पाने वाला भाव था। श्याओ वुशुआंग सदमे में कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो आसमान का चुना हुआ जीनियस हूं। मैं तुम जैसे बेकार इंसान से कैसे हार सकता हूं? लिन फेंग बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका हर एक कदम वानहुन शितियन बैनर की दानव जैसी ताकत को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। वानहुन शितियन बैनर से निकलती काली आभा हर पल और भी घनी होती जा रही थी। उसकी प्रेशर इतनी डरावनी हो चुकी थी कि श्याओ वुशुआंग के दोनों पैर कांपने लगे। वह लगभग घुटनों के बल गिरने ही वाला था। लिन फेंग ठंडे स्वर में कहता है, श्याओ वुशुआंग, तुम्हारा ये घमंडी और खुद पर इतराने वाला चेहरा सच में बहुत घिनौना लगता है। लिन फेंग धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। फिर ऊपर से नीचे उसकी तरफ देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। छटक! उस थप्पड़ की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। श्याओ वुशुआंग का सुंदर चेहरा तुरंत सूज गया। वह थप्पड़ की ताकत से कई बार जमीन पर लुढ़क गया। उसी पल उसका सारा घमंड और उसकी सारी इज्जत पैरों तले कुचल दी गई। श्याओ वुशुआंग झर भरी नफरत से चीख कर कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं बाइलियन होली लैंड का ट्रू डिसाइपल हूँ। लिनफंग ने बिना कुछ कहे सीधे अपना पैर उसके सीने पर रख दिया। फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। छटाक! उसकी पसलियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। श्याओ वुशुआंग दर्द से चीख उठा। लिनफेंग ठंडी आवाज में कहता है, ट्रू डिसिप्लिन, मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसके बाद लिनफेंग ने अपना सिर घुमाया। उसकी ठंडी नजर सीधे डरी हुई ये चिंगे पर जाकर रुकी। उसका चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, ये चिंगे, यही है वह आदमी जिसे तुमने चुना था।
देखने में तो कुछ खास नहीं निकला। ये चिंगे का डर चरम पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रही थी। लिनफेंग ने ठंडी सांस छोड़ी। पीछे तैर रहा वन हुन शितियान बैनर हल्का सा हिला। अगले ही पल उसमें से एक काली जंजीर बिजली की रफ्तार से निकली। उसने सीधे ये जंतियान को लपेट लिया और उसे घसीटकर स्याओ वुशुआंग के बगल में पटक दिया। लिनफेंग ठंडी आवाज में पूछता है, 30 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वापस करोगे या नहीं? ये जेंटियन कांपते हुए कहता है, हम वापस करेंगे। इस समय ये जेंटियन में जरा भी अकड़ नहीं बची थी। वह एक शब्द तक विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालकर कई टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन कार्ड्स निकाल लाया। फिर कांपते हुए हाथों से उन्हें लिनफेंग की तरफ बढ़ा दिया। वह कांपती आवाज में कहता है, यहाँ 40 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। ये जंतियन कांपती आवाज में आगे कहता है, और जो 10 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा हैं, उन्हें हमारे ये फैमिली की तरफ से माफी समझ लीजिए। यंग मास्टर लिन, कृपया हमें माफ कर दीजिए। लिनफेंग ने वे स्पिरिट स्टोन कार्ड्स लेकर आराम से अपने पास रख लिए। फिर ऊपर से नीचे ये फैमिली के लोगों को देखते हुए बोला। लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो फिर ये फैमिली के इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद उसकी नजर शाओ वुशुआंग पर जाकर रुकी। लिनफेंग आगे कहता है, और तुम शाओ वुशुआंग जाकर उन लोगों से कह देना जिन्होंने तुम्हें मेरी सुप्रीम बोन छीनने के लिए भेजा था कि मैं बहुत जल्द खुद बेलियन होली लैंड पहुंचूंगा और उनकी हड्डी हड्डी पीस कर राख कर दूंगा। इतना कहकर लिनफेंग ने अपना हाथ झटका। फिर वह चिन्याओ को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। वहां मौजूद हर इंसान उसे डर और सम्मान से देखता रह गया। पीछे सिर्फ तबाह हो चुका ये फैमिली बचा था और अपनी सारी इज्जत खो चुके शाओ वुशुआंग और ये चिंगे। लिन फैमिली की हवेली में लौटने के बाद जैसे ही लिनफेंग ने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि लिंग तियनबा पहले से ही आंगन में उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लिंग तियनबा गंभीर स्वर में कहता है, यंग मास्टर, अभी अभी खबर मिली है, रॉयल कैपिटल का साल में एक बार होने वाला हीरोज ग्रैंड बैंक्वेट शुरू होने वाला है। ऊपर से देखने पर ये युवा पीढ़ी के बीच होने वाली एक साधारण प्रतियोगिता लगती है, लेकिन असल में इसी के जरिए बड़ी बड़ी ताकतें रॉयल कैपिटल के रिसोर्सेज पर अपना अधिकार तय करती हैं। और सबसे जरूरी बात, लिंग तियनबा की आवाज और भी भारी हो गई। उसमें चिंता साफ महसूस हो रही थी। यह सुनकर लिनफेंग के होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। लिनफेंग कहता है, बहुत अच्छा, मैं तो सोच ही रहा था कि अपने दुश्मनों का सुराग कहां से ढूंढूं। उसी समय पास खड़ी चिन्याओ की आंखों में ठंडी चमक उभरी। चिन्याओ सम्मान से पूछती है, मास्टर, क्या आपके शत्रुओं को खत्म करने के लिए आपकी शिष्या चली जाए? लिनफेंग ने हल्के से सिर हिलाया। लिनफेंग कहता है, तुम्हारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी जागा है, पहले अपनी कल्टीवेशन को अच्छी तरह स्थिर करो। इस बार तुम बस मेरे साथ हीरोज ग्रैंड बैंकेट में चलना। उसी रात लिनफेंग ध्यान लगाकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वन हुन शितियान बैनर के अंदर से उसकी मां लान यू की धुंधली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। लान यू चिंता भरे स्वर में कहती है, फेंगर, बेलियन होली लैंड की नींव बहुत गहरी है और वहां के सुप्रीम एल्डर पहले ही टोंगटियन रियलम तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। लान यू की खूबसूरत आंखें चिंता और ममता से भरी हुई थीं। लिनफेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखों में अटल भरोसा था। लिनफेंग कहता है, मां, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सब कुछ सोच समझकर ही कदम उठाएगा। लिनफेंग दृढ़ स्वर में कहता है, 9 आसमान हो या 10 दिशाएं, अब कोई भी मेरे लिनफेंग के बदले की राह नहीं रोक सकता। 3 दिन बाद ग्रेट स्वान रॉयल कैपिटल की सबसे शानदार इमारत लान यू पवेलियन पूरी तरह रोशनी से जगमगा रही थी। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। यहीं सालाना हीरोज ग्रैंड बैंक्वेट का आयोजन हो रहा था। हर बड़े परिवार के सबसे बेहतरीन जीनियस एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। सब आपस में हंसते बोलते बातें कर रहे थे, लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के अंदर एक छिपा हुआ तनाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी बाहर खड़े एक सेवक ने जोर से ऐलान किया। सेवक ऊंची आवाज में कहता है, लिन फैमिली के यंग मास्टर लिनफेंग पधार रहे हैं। उसकी आवाज गूंजते ही जो हॉल कुछ पल पहले शोर से भरा हुआ था, वह एकदम शांत हो गया। अनगिनत निगाहें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। सबने देखा लिनफेंग काले कपड़े पहने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अंदर चला आ रहा था। उसके पीछे बेमिसाल खूबसूरती और बर्फ जैसी ठंडी आभा वाली चिन्याओ चल रही थी। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति धीरे से कहता है, ये लिनफेंग सच में यहां आने की हिम्मत कर गया। कुछ दिन पहले ही इसने ये फैमिली और शाओ वुशुआंग दोनों को पूरी तरह बेइज्जत कर दिया था, लेकिन
आज तो बाइलियन होली लैंड के वेनरेबल श्वानफिंग खुद यहाँ मौजूद हैं। चाहे लिन फंग कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आज वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुख्य आसन पर हरे रंग का डाउरोब पहने एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए बैठा था। उसके शरीर से निकल रही आभा इतनी गहरी थी कि कोई भी उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वह और कोई नहीं, बाइलियन होली लैंड के सुप्रीम एल्डर वेनरेबल श्वानफिंग थे। और स्याओ वुशुआंग तथा ये चिंगे दोनों वेनरेबल श्वानफिंग के पास खड़े थे। उनकी नजरें अंदर आते हुए लिन फंग पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और जानलेवा इरादा भरा हुआ था। ये चिंगे दांत पीसते हुए कहती है, लिन फेंक, तुम जैसे बेकार इंसान की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में खुली चुनौती थी। ये चिंगे आगे कहती है, आज ग्रैंडमास्टर श्वांगफिंग खुद यहां मौजूद हैं। अब देखती हूं तुम पहले की तरह कैसे अकड़ दिखाते हो। लेकिन लिन फेंक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह किन्याओ को साथ लेकर सीधे हॉल के एक कोने में गया। वहां बैठकर आराम से चाय पीने लगा, मानो आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। धृष्टता। लिन फेंग का ऐसा रवैया देखकर वेनरेबल श्वानफिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल तोंगतियन रेल्म की भयानक प्रेशर पूरे हॉल में फैल गई। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी लन्यू पवेलियन हल्के हल्के कांपने लगी। वेनरेबल श्वानफिंग तिरस्कार भरे स्वर में कहता है, तो तुम ही लिन फेंग हो, वही जो कभी लिन फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस था और बाद में बेकार बना दिया गया। वेनरेबल श्वानफिंग की आवाज में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। वेनरेबल श्वानफिंग आगे कहता है, वुशुआंग ने मुझे बताया कि तुम किसी शैतानी खजाने के भरोसे पूरे रॉयल कैपिटल में मनमानी करते फिर रहे हो। तुमने हमारे होली लैंड के एल्डर और शिष्यों को भी घायल किया है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तोंगतियन रेल्म के एक्सपर्ट की भयानक प्रेशर के सामने भी लिन फेंग के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने आराम से अपना चाय का कप नीचे रखा, फिर शांत आवाज में बोला। लिन फेंग शांत स्वर में कहता है, अपराध स्वीकार करूं? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये फैमिली पर मेरा कर्ज था, उन्होंने वह वापस किया, इसमें क्या गलत है? और शाओ वुशुआंग ने खुद मुसीबत मोल ली थी। जो उसके साथ हुआ वह उसी की करनी का फल था। लेकिन तुम्हारा बाइलियन होली लैंड सही और गलत में फर्क तक नहीं कर पाता। तुमने अपने ही शिष्यों को दूसरों की सुप्रीम बोन छीनने की खुली छूट दे रखी है। तो बताओ असल अपराधी कौन है? धड़ाम। लिन फेंग की यह बात सुनते ही पूरा हॉल सनसनी से भर गया। लिन फेंग की बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फैल गईं। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वह कोई पागल हो। इसने तो सबके सामने तोंगतियन रेल्म के सुप्रीम एल्डर से ही सवाल कर दिया। क्या इसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं रही? वेनरेबल श्वानफिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आई। वेनरेबल श्वानफिंग गुस्से से गरज कर कहता है, बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे होली लैंड पर झूठा इल्जाम लगाओ। अगर आज मैं तुम्हें और तुम्हारे लिन फैमिली के बड़ों को सबक नहीं सिखाता तो हमारे बाइलियन होली लैंड की इज्जत कहां रह जाएगी? इतना कहते ही वेनरेबल श्वानफिंग ने एक हथेली आगे बढ़ाकर वार किया। अगले ही पल उसके सामने की हवा तक टूटने लगी। आसमान और धरती की भयानक स्पिरिट पावर इकट्ठा होकर सैकड़ों फीट बड़ी एक विशाल हथेली में बदल गई। वह हथेली दुनिया को मिटा देने वाली ताकत के साथ सीधे लिन फेंग पर गिर पड़ी। तोंगतियन रेल्म की ताकत वाकई बेहद डरावनी थी। वहां मौजूद अनगिनत युवा जीनियस उस प्रेशर के नीचे कांपने लगे। कई लोगों के लिए खड़े रहना तक मुश्किल हो गया। लेकिन इतने भयानक हमले के सामने भी लिन फेंग सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और सिर्फ 2 ठंडे शब्द बोले। लिन फेंग ठंडे स्वर में कहता है, निगल जाओ। अगले ही पल उसके पीछे तैर रहा वनहुन शितियन बैनर अचानक फट पड़ा। उसमें से बेहद चमकदार और अंतहीन काली दानवी आभा बाहर निकल आई। काला प्रकाश अचानक एक प्राचीन 10,000 झांग लंबे विशाल दैत्याकार जानवर में बदल गया। उस विशाल दैत्य ने अपना विशाल खूनी मुंह खोला, फिर सीधे उस 100 झांग बड़े विशाल हथेली वाले हमले को एक ही निगल में अपने अंदर समा लिया। सबकी हैरान आंखों के सामने वह हमला जो दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था, उस प्राचीन दैत्य ने पूरी तरह निगल लिया। यहां तक कि ऊर्जा की एक छोटी सी लहर भी बाकी नहीं बची। व्हर्लविंड वेनरेबल सदमे में कहता है, क्या ये कैसे संभव है? व्हर्लविंड वेनरेबल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेहद गहरा अविश्वास भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पूरी ताकत से किया गया हमला इतनी आसानी से नाकाम कर दिया जाएगा। व्हर्लविंड वेनरेबल अविश्वास से कहता है, यह कोई साधारण स्पिरिट ट्रेजर बिल्कुल नहीं हो सकता। उधर लिन फेंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके सिर के ऊपर वनहुन शितियन बैनर धीरे धीरे घूमने लगा। उसमें से अनगिनत काली किरणें बरसने लगीं। उन किरणों के बीच लिन फेंग ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे गर्त से जागा हुआ एक सर्वोच्च दुष्ट देवता हो।
उसने व्हर्लविंड वेनरेबल की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा। लिनफिंग ठंडे स्वर में कहता है, बूढ़े, तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो क्या? तुम उसके लायक भी हो? इतना कहकर लिनफंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसका शरीर अपनी जगह से पलक झपकते ही गायब हो गया। व्हर्लविंड वेनरेबल के मन में खतरे की घंटी बज उठी। व्हर्लविंड वेनरेबल घबराकर कहता है, बुरा हुआ। उसे पहली बार अपनी मौत इतनी करीब महसूस हुई। वह तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि चारों ओर की जगह एक ही पल में पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उसी समय लिनफिंग का शरीर भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। लिनफिंग की वह लंबी सफेद हथेली अब व्हर्लविंड वेनरेबल की नजर में मौत का हाथ बन चुकी थी। अगले ही पल लिनफिंग ने सीधे उसके सीने पर एक हथेली मार दी। उसी क्षण वन हुन शितियन बैनर की भयानक निगलने वाली शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। वैरहवंड वेनरेबल दर्द से चीखकर कहता है, नहीं, मेरी स्पिरिचुअल पावर, मेरा भाग्य। व्हर्लविंड वेनरेबल ने दर्द से भरी भयानक चीख मार दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने डर के साथ देखा कि इस ऊंचे दर्जे के तोंगतियन रेल्म विशेष के शरीर से स्पिरिचुअल पावर तेजी से निकल रही थी। उसकी त्वचा तेजी से सूखने लगी। उसके बाल कुछ ही पलों में पूरी तरह सफेद हो गए। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। सिर्फ कुछ ही सांसों के भीतर पहले अमर जैसा दिखने वाला व्हर्लविंड वेनरेबल एक मौत के करीब पहुंचे, सूखे बूढ़े इंसान में बदल गया। धप! लिनफंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया। व्हर्लविंड वेनरेबल मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ बेइंतहा डर बचा था। व्हर्लविंड वेनरेबल कांपती आवाज में कहता है, तुम एक शैतान हो। लिनफिंग ऊपर से उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, बोल, उस समय तुम लोगों को मेरी सुप्रीम बोन छीनने का आदेश आखिर किसने दिया था? व्हर्लविंड वेनरेबल पूरा कांप रहा था, लेकिन उसने दांत भींच लिए। वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसकी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगी। लिनफिंग ने ठंडी हंसी भरी। वह सोल सर्च टेक्निक इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसी समय लान्यू पवेलियन के ऊपर का आकाश अचानक जोरों से मरोड़ खाने लगा। अगले ही पल एक ठंडी और अधिकार से भरी आवाज मानो अनंत शून्य को चीरते हुए चारों तरफ गूंज उठी। उसी समय पूरे आकाश में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। बाइलियन होली वेनरेबल की विल प्रोजेक्शन गूंजती हुई आवाज में कहती है, लिनफिंग, जहां तक हो सके वहीं रुक जाओ। अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो पूरे डकवान डायनेस्टी में तुम्हारी लिन फैमिली के लिए रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। वह आवाज इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि अनगिनत बैंगनी छी आसमान से उतरने लगी। उस दबाव से पूरा दाकवान रॉयल कैपिटल हल्का हल्का कांप उठा। यह बैलियान होली लैंड के बैलियान होली वेनरेबल की विल प्रोजेक्शन थी। श्याओ वुशुआंग घबराकर चिल्लाता है, मास्टर, मुझे बचाइए। आसमान में उस बैंगनी छी को देखकर निराश बैठे श्याओ वुशुआंग और ये चिंगे के चेहरों पर तुरंत खुशी लौट आई। लिनफेंग ने अपना सिर उठाया। उसने आसमान में उस विशाल बैंगनी छी प्रोजेक्शन को देखा। फिर उसके होंठों पर एक ठंडी और घमंडी मुस्कान उभर आई। लिनफिंग ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, पूरे डकवान डायनेस्टी में मेरी लिन फैमिली के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लिनफिंग ठंडे स्वर में कहता है, बाइलियन होली वेनरेबल, है ना? आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही इसे मारूंगा। देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। इतना कहकर लिनफिंग ने जोर से अपना पैर नीचे मारा। कड़क! व्हर्लविंड वेनरेबल का सिर एक पल में तरबूज की तरह फट गया। उसकी सोल भी उसी समय पूरी तरह नष्ट हो गई। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति लिनफिंग की पागलपन भरी और दबदबे वाली हरकत देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। होली लैंड के मालिक के सामने उसके सुप्रीम एल्डर को सीधे मार डालना, यह कितनी भयानक हिम्मत की बात थी। आसमान में बैंगनी की प्रोजेक्शन जोर से गरजती है। लिनफंग, तुम मौत को बुला रहे हो। अगले ही पल आसमान में बैंगनी हेवनली फायर तेजी से इकट्ठी होने लगी। कुछ ही पलों में वह 100 झांग लंबा एक विशाल आग का दिव्य कुत्ता बन गई। वह शून्य को चीरती हुई सीधे लिनफेंग की तरफ टूट पड़ी। लेकिन लिनफेंग सिर्फ ठंडे स्वर में हंसा। उसकी पीठ के पीछे वन हुन शितियन बैनर तेजी से घूमने लगा और उसने किन्याओ को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। लेकिन लिनफेंग पीछे नहीं हटा, बल्कि वह सीधे आगे बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर सीधे उस बैंगनी आग के दिव्य कुत्ते पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका पूरे आसमान में गूंज उठा। लान्युए पेविलियन की पूरी छत एक ही पल में उड़ गई। उस टक्कर से निकली भयानक शक्ति एक उग्र तूफान में बदल गई। आसपास मौजूद अनगिनत मेहमान सीधे हवा में उछल गए। कई लोगों ने मुंह से खून उगल दिया। कुछ ही देर में धूल और धुआं छूट गया। खंडहर के बीच लिनफेंग सफेद कपड़ों में सीधा खड़ा था।
उसके चेहरे पर ठंडा और दृढ़ भाव था, जबकि आसमान में बेलियन होली वेनरेबल की बैंगनी प्रोजेक्शन उसके सिर्फ एक मुक्के से आधी से ज्यादा टूटकर बिखर चुकी थी। लिनफेंग ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे और लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, बेलियन होली वेनरेबल, अपनी गर्दन अच्छी तरह धोकर मेरा इंतजार करना, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं खुद बेलियन होली लैंड आऊंगा और जो कुछ मेरा था उसे वापस लेकर रहूंगा। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वह पूरे दक्वान रॉयल कैपिटल में साफ सुनाई दी। दक्वान रॉयल कैपिटल के बाहर एक शांत और सुंदर घाटी में लिनफेंग एक विशाल पत्थर पर आंखें बंद करके बैठा था। उसी समय वनहुन शितियन बैनर के भीतर से उसकी मां लान्यू की पहले से भी ज्यादा धुंधली सोल बाहर आई। उसने चिंता भरी आवाज में कहा। लान्यू चिंता भरे स्वर में कहती है, फेंगर, आज तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। आज का बेलियन होली वेनरेबल पहले ही तोंगतियन रियल्म पीक पर पहुंच चुका है, यहाँ तक कि वह धीरे धीरे सेंट रियल्म की दहलीज को भी छूने लगा है। तुम्हारी मौजूदा ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई। ऐसे समय उससे सीधे टकराना बहुत जोखिम भरा था। लान्यू की सुंदर आंखों में चिंता और आत्मग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोली, सब मेरी गलती है। मैं एक माँ होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। लिनफेंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरों में अपनी माँ के लिए गहरा अपनापन और अटल विश्वास था। वह मुस्कुरा कर बोला। लिनफेंग मुस्कुराकर कहता है, माँ, खुद को कभी दोष मत दीजिए। आज मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था। लिनफेंग मुस्कुराकर कहता है, बल्कि यह वानहुन शीतियान बैनर के लिए भी था। लिनफेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वानहुन शीतियान बैनर धीरे से उड़कर उसकी हथेली पर आ गया। वह हल्का हल्का कांप रहा था। तभी सबने देखा कि उसके काले रंग के ध्वज दंड पर न जाने कब एक हल्का सुनहरा रून चमकने लगा था। लिनफेंग कहता है, वर्लविंड वेनरेबल की ताकत और भाग्य को निगलने के बाद वानहुन शितियान बैनर की पहली मुहर आखिरकार ढीली पड़ गई है। अब मैं इस ध्वज की लगभग 30% शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूं। अब अगर बेलियन होली वेनरेबल से सीधा सामना भी हो जाए तो मुझे सुरक्षित वापस लौटने का पूरा भरोसा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास की हल्की सी आभा महसूस हुई है। वह डैक्सुआन फॉरबिडन लैंड के स्वांतियन अबिस के भीतर है। लान्यू हैरानी से कहती है, एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास। लान्यू का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ भर गई। लान्यू आगे कहती है, वह ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जो सोल को दोबारा बना सकती है। लेकिन स्वांतियन अबिस डक्सवान डायनेस्टी की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। वहाँ हर तरफ जानलेवा खतरे हैं। सुना है वहाँ प्राचीन युग के भयानक जीव भी उसकी रक्षा करते हैं। लान्यू आगे कहती है, यहाँ तक कि अगर कोई तोंगतियन रेल्म का विशेषज्ञ भी हो तो उसके बचकर लौटने की संभावना बहुत कम होती है। लिनफेंग बिना जरा भी हिचकिचाए कहता है, माँ, चिंता मत कीजिए। आपके लिए नया शरीर बनाने के लिए चाहे मुझे आग के समंदर में उतरना पड़े या तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े, मैं हर हाल में जाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसके फैसले में जरा सी भी डगमगाहट नहीं थी। उधर चिन्याओ की आंखों में अपने मास्टर के लिए गहरा सम्मान और अटल विश्वास था। चिन्याओ आगे बढ़कर कहती है, मास्टर, आप जहां जाएंगे आपकी यह शिष्या भी आपके साथ चलेगी। लिनफेंग ने उसे देखकर संतोष से मुस्कुराया, फिर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। लिनफेंग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तो हम गुरु और शिष्य मिलकर उस श्वांतियन एबिस को भी देखेंगे। 2 दिन बाद श्वांतियन एबिस के प्रवेश द्वार पर चारों तरफ घना काला धुआं फैला हुआ था। ठंडी डरावनी हवाएं लगातार चल रही थीं। समय समय पर गहरी खाई के नीचे से भयानक जानवरों की दहाड़ सुनाई देती, जिसे सुनकर रूह कांप उठती थी। ये जगह सालों से सूरज की रोशनी नहीं देख पाई थी। पूरे आकाश में बेहद घनी सड़न पैदा करने वाली जहरीली कोरोसिव ची फैली हुई थी। अगर कोई साधारण साधा गलती से भी इस QI को अपने शरीर में ले ले तो उसकी नसें सड़कर नष्ट हो जाती और वह तुरंत मर जाता। लिनफेंग ने हल्के से अपना हाथ लहराया। अगले ही पल एक काला प्रकाश दोनों के चारों ओर ढाल की तरफ फैल गया। उसने लिनफेंग और किन्याओ को पूरी तरह घेर लिया। बाहर की सारी जहरीली छी उस ढाल से टकराकर रुक गई। लिनफेंग धीरे से कहता है, चलो। इतना कहकर वह सबसे पहले काले प्रकाश में बदल गया और सीधे श्वांतियन एबिस के अंदर तेजी से उतर गया। चिन्याओ भी फौरन उसके पीछे चल पड़ी। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वे असीम अंधेरे में गायब हो गए। खाई के अंदर जगह उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा विशाल थी। चारों तरफ अजीब आकार की नुकीली चट्टानें थीं। जमीन के नीचे अजीब सा लावा बह रहा था, जिससे तेज गंधक जैसी बदबू उठ रही थी। लिनफेंग बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसके ऊपर वनहुन शितियान बैनर धीरे धीरे घूम रहा था और उसी की मदद से वह उस हल्की सी आभा की दिशा ढूंढ रहा था। जब दोनों करीब कुछ हजार झांग अंदर पहुंच गए, तभी उनके सामने अचानक अंधेरे में 2 विशाल खून जैसे लाल दिए चमक उठे। गर्जन! अचानक एक कान फाड़ देने वाली भयानक दहाड़ गूंज उठी। उस दहाड़ से निकली भयंकर ध्वनि तरंगें पत्थर जैसी लहरों में बदल गईं। उन्होंने आसपास की सारी चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले ही पल अंधेरे में से
एक विशाल 100 झांग लंबा कनखजूरा धीरे धीरे बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर काले रंग की सख्त शल्क थी और उसके माथे पर एक सुनहरा सींग उगा हुआ था। जब उसके सैकड़ों पैर हिलते तो आसपास का शून्य भी काली दरारों से फट जाता था। छिन याओ गंभीर स्वर में कहती है, एंशिएंट रेलिक स्पीसीज, हेवन हॉर्न सेंटिपीड। छिन याओ की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। उसके शरीर से भयंकर ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। उसने बिना कुछ छिपाए अपनी हेवनली वेनरेबल रियलम पीक की पूरी ताकत मुक्त कर दी। लेकिन लिन फेंग के चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। लिन फेंग शांत स्वर में कहता है, छिन याओ, इस दैत्य की ताकत हेवनली वेनरेबल रियलम ग्रेट परफेक्शन के बराबर है और इसके पूरे शरीर में घातक जहर भरा हुआ है। तुम्हारे लिए यह अभ्यास का बहुत अच्छा मौका है, जाओ। लिन फेंग शांत स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें जो 9 नेटर प्रोफाउंड यन आर्ट सिखाई है उसी से इस दैत्य को मार गिराओ। किन याओ आदर से कहती है, जी मास्टर। किन याओ ने आदेश स्वीकार किया। अगले ही पल उसका शरीर गहरे नीले प्रकाश की एक किरण बन गया और वह सीधे हेवन हॉर्न सेंटिपीड की ओर झपट पड़ी। वह जोर से बोली। छिन याओ जोर से कहती है, 9 नेटर आइस स्लैश। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। तुरंत चारों ओर बर्फीला तूफान उमड़ पड़ा। वह मिलकर 1000 झांग लंबी एक विशाल बर्फ की दिव्य तलवार में बदल गया। उस तलवार से हड्डियां जमा देने वाली ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। वह सीधे हेवन हॉर्न सेंटिपीड के सुनहरे सींग पर जोर से गिरी। गर्जन! हेवन हॉर्न सेंटिपीड पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसके सुनहरे सींग से अचानक चमकदार सुनहरी बिजली फूटी। वह सीधे बर्फ की विशाल तलवार से टकरा गई। धड़ाम! भयानक धमाका पूरी गहरी खाई में गूंज उठा। उस टक्कर से निकली भयंकर स्पिरिचुअल पावर आसपास के लावा के तालाबों को भी हवा में उछाल गई। चारों तरफ आग की बारिश होने लगी। जब छिन याओ और हेवन हॉर्न सेंटिपीड भीषण लड़ाई में उलझे थे, तब लिन फेंग की नजर उस दैत्य के पीछे एक प्राचीन पत्थर के चबूतरे पर टिक गई। उस पत्थर के चबूतरे के बीचों बीच एक अनोखी दिव्य जड़ी बूटी शांतिपूर्वक उग रही थी। उससे हल्की 9 रंगों वाली दिव्य रोशनी निकल रही थी। उसकी 9 पत्तियां नन्हे बच्चे की हथेलियों जैसी थीं। वे धीरे धीरे हवा में झूल रही थीं। उनसे निकलने वाली हल्की सी खुशबू सीधे सोल को झकझोर देती थी। वह और कोई नहीं, एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास थी। लिन फेंग मन ही मन खुशी से कहता है, मिल गई। लिन फेंग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसका शरीर एक झटके में आगे बढ़ा। वह युद्ध भूमि पार करके उस जड़ी बूटी को लेने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह पत्थर के चबूतरे के करीब पहुंचा, अचानक हालात बदल गए। शू! हवा चीरने की तेज आवाज गूंजी। अंधेरे की गहराइयों से गहरे बैंगनी रंग की एक तेज प्रकाश रेखा बिजली की रफ्तार से सीधे लिन फेंग के गले की ओर आ गई। उसके साथ भयानक डेमोनिक ची भी उमड़ रही थी। उसकी रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह पहले वाले व्हर्लविंड वेनरेबल से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लिन फेंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। वह हवा में ही अचानक रुक गया। अगले ही पल उसने उल्टा हाथ घुमाकर सीधे हवा में एक जोरदार हथेली मारी। धड़ाम! भयानक काला प्रकाश और वह गहरे बैंगनी रंग की प्रकाश रेखा आसमान में जोरदार टक्कर से भिड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि चारों तरफ गूंज उठी। उससे निकली जबरदस्त टक्कर की ताकत ने लिन फेंग के शरीर को भी हल्का सा हिला दिया। वह आधा कदम पीछे हट गया। उसी समय अंधेरे में से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसने काले रंग का युद्ध कवच पहन रखा था। उसका चेहरा बेहद तेज और सख्त था। उसके पूरे शरीर से हिंसक डीमोनिक ची निकल रही थी। उसकी आंखें अजीब गहरे बैंगनी रंग की थीं। उसकी आभा इतनी गहरी थी कि उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह भी तोंगतियन रियल्म लेट स्टेज का एक बेहद ताकतवर विशेषज्ञ था। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। मोलुओ ठंडी हंसी के साथ कहता है, लिन फैमिली के लड़के, मैं काफी देर से यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज टूटी हुई पुरानी घंटी जैसी कानों को चुभ रही थी। लिन फेंग ने उसे देखते ही लिन फेंग ठंडे स्वर में कहता है, द एक्सुआन फॉरबिडन लैंड कमांडर मोलुओ। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। लिन फेंग ने ठंडी नजरों से मोलुओ को देखा, फिर पूछा। लिन फेंग ठंडे स्वर में पूछता है, क्या तुम बैलियन होली लैंड के आदमी हो? मोलुओ जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार और मजाक साफ दिखाई दे रहा था। मोलुओ तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहता है, बैलियन होली लैंड हमारे महान मास्टर की नजर में वह सिर्फ एक मोहरा है जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। फिर उसने लिन फेंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। मोलुओ हंसते हुए आगे कहता है, लिन फेंग 3 साल पहले तुम्हारी सुप्रीम बोन खुद मास्टर ने तुम्हारे शरीर से निकाली थी। उस हड्डी और खून का वह शानदार स्वाद आज तक उन्हें भूला नहीं है। लिन फेंग सदमे में कहता है। मास्टर लिन फेंग की दोनों मुट्ठियां जोर से भींच गईं। उसके नाखून हथेलियों में गहराई तक धंस गए। उंगलियों के बीच से खून धीरे धीरे बहने लगा, लेकिन उसे उस दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। उसके दिल में दबा हुआ कत्ल करने का इरादा उसी पल ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने ठंडी आवाज में पूछा। लिन फेंग ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हारा वह मास्टर आखिर कौन है? मोलुओ के चेहरे पर
एक बेरहम मुस्कान फैल गई। मोलुओ बेरहमी से मुस्कुराकर कहता है, जानना चाहते हो जब तुम लाश बन जाओगे? मोलुओ बेरहमी से आगे कहता है, अगर इतना ही जानना है तो मरने के बाद सीधे यम से पूछ लेना। इतना कहकर मोलू अचानक आसमान में उछल गया। अगले ही पल उसके पीछे 1000 झांग ऊंची एक विशाल दानवी परछाई उभर आई। उसकी विशाल काया ने पूरा आसमान ढक लिया। उससे निकलने वाला भयानक दबाव इतना डरावना था कि पूरा ज्वांतियन अबिस जोर जोर से कांपने लगा। मोलुओ गरज कर कहता है, 9 नेटर डीमन इमॉर्टल स्लैश। उस विशाल दानवी परछाई के हाथ में एक काली विशाल दानवी तलवार प्रकट हुई। वह मानो आकाश और धरती को 2 हिस्सों में काट देने वाली थी। वह सब कुछ नष्ट कर देने वाली भयानक शक्ति के साथ सीधे लिन फेंग पर नीचे आ गिरी। लेकिन इस विनाशकारी हमले को देखकर लिन फेंग के चेहरे से सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी गहरी आंखों में फिर से पूर्ण शांति और बर्फ जैसी ठंडक लौट आई। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हवा में तैर रहे वन हुन शितियन बैनर को मजबूती से पकड़ लिया। फिर लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, बाइलियन होली लैंड, फॉरबिडन लैंड, मोलुओ और तुम सबके पीछे छिपा वह मास्टर, आज मैं तुम सबके खून से इन 3 सालों में जो दर्द मैंने सहा है उसी का श्राद्ध करूंगा। लिनफंग अचानक जोर से हंस पड़ा। लिनफंग जोर से कहता है, वान हुन शितियन बैनर, डेमन डिसेंड्स अपॉन द वर्ल्ड। अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा वान हुन शितियन बैनर ऐसे भयानक काले प्रकाश से फूट पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। स्याही जैसे गहरे काले प्रकाश ने पलक झपकते ही पूरी घाटी को अपने अंदर ढक लिया। उसी समय लिनफेंग के पीछे वह आसमान को छूने वाला विशाल दानव देवता का साया एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में 2 गहरे सुनहरे रंग की दैवी अग्नियां जल उठी। उस प्राचीन दानव की भयानक आभा मानो पूरे 9 आसमान और 10 दिशाओं को दबा रही थी। उस विशाल दानव देवता के सामने मोलुओ की 1000 झांग ऊंची दानवी परछाई कांपने लगी, मानो उसे अपना जन्मजात दुश्मन मिल गया हो। मोलुओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। मोलुओ अविश्वास में चिल्लाता है, यह कैसे संभव है? यह आखिर किस स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक है? यह यकीनन हेवन ग्रेड से भी ऊपर है। मोलुओ की आंखों में बेहद गहरा डर उभर आया। वह पागलों की तरह अपना हमला वापस लेना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लिन फेंग ने वॉन हुन शितियन बैनर को ऊंचा उठा लिया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह लिनफुंग ठंडे स्वर में कहता है, स्लैश। अगले ही पल उसके पीछे खड़े विशाल दानव देवता ने अपने हाथ में पकड़े 100 झांग लंबे काले ध्वज को हल्के से आगे घुमा दिया। चीरर आसमान मानो मक्खन की तरह एक ही पल में फट गया। हवा में कई 1000 झांग लंबी एक काली विशाल दरार तेजी से फैल गई। जहां जहां वह दरार गुजरी वहां मोलुओ की दानवी परछाई और उसकी दानवी तलवार जैसे ही उस दरार को छुई, बिना जरा सी भी आवाज किए तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह निगल ली गई। मोलुओ पागलों की तरह चीख कर कहता है, नहीं, यह असंभव है। मोलुओ पागलों की तरह आगे कहता है, मैं तोंगतियन रेल्म लेट स्टेज का विशेषज्ञ हूं। मैं तुम जैसे बेकार इंसान से कैसे हार सकता हूं? लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। उसके शरीर के चारों ओर बनी स्पिरिचुअल पावर की ढाल कागज की तरह आसानी से फट गई। उफ! वह काली दरार सीधे मोलुओ के शरीर से गुजर गई। उसका शरीर हवा में एक पल के लिए कांपा, फिर घने काले धुएं के बीच धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उसकी सोल भी उसी पल पूरी तरह नष्ट हो गई। तोंगतियन रियल्म लेट स्टेज का इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ वनहुन शितियन बैनर के पूरे जोर से किए गए एक ही हमले को भी सहन नहीं कर पाया। उधर लिन फेंग का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। इस एक वार ने उसकी सोल पावर का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, लेकिन वह रुका नहीं। उसका शरीर एक झटके में पत्थर के चबूतरे के सामने पहुंच गया। उसने बहुत सावधानी से एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास को उखाड़ा, फिर उसे एक जेट बॉक्स में रखकर सुरक्षित बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने मन में धीरे से पुकारा। लिनफेंग मन ही मन धीरे से कहता है, माँ, आपके लिए मैं एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास ले आया हूं। फिर उसने अपने मन के भीतर वान हुन शितियन बैनर में मौजूद अपनी माँ को धीरे से पुकारा। वान हुन शितियन बैनर के भीतर से लान यू की धुंधली सोल धीरे धीरे बाहर आई। उसने अपने सामने 9 रंगों की दिव्य रोशनी बिखेरती एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास को देखा। उसकी सुंदर आंखों से खुशी के आंसू अपने आप बह निकले। वह भावुक होकर बोली। लान यू भावुक होकर कहती है, फेंग, तुमने बहुत कष्ट उठाया। लिन फेंग हल्के से मुस्कुराया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वह किन याओ को लेकर वहां से निकलने वाला था, अचानक गहरी खाई के सबसे अंदर वाले हिस्से से पहले से भी कई गुना ज्यादा भयानक गर्जना सुनाई दी। गड़गड़! पूरी धरती जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और भी ज्यादा भयानक अस्तित्व धीरे धीरे नींद से जाग रहा हो। अगले ही पल गर्जन, एक बेहद शक्तिशाली और गुस्से से भरी ड्रैगन की दहाड़
गहरी खाई के सबसे नीचे से फूट पड़ी। उसकी आवाज से आसपास का शून्य टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगा, चारों तरफ फैला अनगिनत लावा एक विशाल लाल आग के ड्रैगन में बदल गया। उसकी नजर सीधे लिन फेंग के हाथ में पकड़ी एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास पर टिक गई। छिन याओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह हैरानी से बोली। छिन याओ हैरानी से कहती है, एंशिएंट टूम गार्डियन, एंशिएंट फायर ड्रैगन। छिन याओ आगे बढ़ने ही वाली थी कि लिनफेंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह गंभीर स्वर में बोला। लिनफेंग गंभीर स्वर में कहता है, चलो यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वान हुन शितियान बैनर से तेज काला प्रकाश फूट पड़ा। उसने छिन याओ को अपने अंदर ढक लिया। अगले ही पल दोनों के शरीर काली बिजली की तरह आसमान की ओर बेहद तेज रफ्तार से उड़ गए। पीछे वह विशाल लाल आग का ड्रैगन लगातार गरज रहा था। वह चारों तरफ लावा उछालते हुए पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था, लेकिन आखिर में वह सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया। लिनफेंग और छिन याओ दोनों गहरी खाई के प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर उसकी नजरों से ओझल हो गए। डैक्सुअन रॉयल कैपिटल, डैक्सुअन इंपीरियल पैलेस। महल के भीतर एक आदमी शांत बैठा था। उसने 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन की कढ़ाई वाला शाही वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा गंभीर और ठंडा था। वह और कोई नहीं, डैक्सुआन डायनेस्टी का सम्राट श्वन वुजी था। और उसके सामने बाइलियन होली लैंड के बाइलियन होली वेनरेबल गुस्से से चेहरा नीला किए खड़े थे। उनके सामने ये चिंगे और स्याओ वू शुआंग डर के मारे कांपते हुए घुटनों के बल झुके थे। दोनों की इतनी हालत खराब थी कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाइलियन होली वेनरेबल ठंडी आवाज में बोले। बाइलियन होली वेनरेबल ठंडी आवाज में कहते हैं, लिनफेंग ने सबके सामने वर्लविंड वेनरेबल को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने मेरी और पूरे बाइलियन होली लैंड की इज्जत को भी खुली चुनौती दी है। अगर उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो हमारे बाइलियन होली लैंड और डैक्सुआन रॉयल फैमिली की इज्जत कहां रह जाएगी। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उनकी आंखों में कत्ल करने की तेज इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। उसकी टक 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 की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी, जिससे वहां का माहौल और भी भारी हो गया। उधर श्वान वुजी धीरे से बोला। श्वान वुजी धीमे स्वर में कहता है, लिन फैमिली का लड़का, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल पहले जिसकी सुप्रीम बोन छीन ली गई थी वह आज इतना ताकतवर बन जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो काला ध्वज है, आखिर वह क्या है? शाओ वुशुआंग ने सिर झुकाकर डर और जलन से भरी आवाज में कहा। शाओ वुशुआंग डर और जलन से कहता है, होली वेनरेबल, वह काला ध्वज बहुत अजीब है। वह स्पिरिचुअल पावर और भाग्य दोनों को निकल सकता है। शाओ वुशुआंग आगे कहता है, यहाँ तक कि उसने सुप्रीम एल्डर की पूरी ताकत भी कुछ ही पलों में चूस ली थी। मेरे हिसाब से वह जरूर प्राचीन युग का कोई भयानक डेमोनिक आर्टिफैक्ट है। श्वान वूजी लालच भरे स्वर में कहता है, डीमोनिक आर्टिफैक्ट। श्वान वूजी की आंखों में एक पल के लिए लालच की चमक उभरी। उसने मन ही मन सोचा, श्वान वूजी मन ही मन सोचता है, अगर वह डीमोनिक आर्टिफैक्ट मेरे हाथ लग जाए तो शायद मुझे उस महान दिव्य स्तर तक पहुंचने का मौका मिल जाए। अगले ही पल वह ठंडी आवाज में बोला। श्वान वूजी ठंडी आवाज में आदेश देता है, बा मेरा शाही आदेश सुनो। लिन फैमिली दुष्ट मार्ग के लोगों से मिली हुई है। उन्होंने एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट छिपा कर रखा है और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लिंग तियानबा समेत लिन फैमिली के सभी बड़े लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके मौत की काल कोठरी में डाल दिया जाए। 3 दिन बाद रॉयल कैपिटल के तियानजिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर सबके सामने उनका सिर कलम किया जाएगा। श्वान वुजी के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वह बोला। श्वान वुजी क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह लिनफेंग उन्हें बचाने की हिम्मत करता है या नहीं। ये सुन, अगर लिनफेंग सच में आया तो इस बार वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। शाओ वुशुआंग और ये चिंगे दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अपनी चाल कामयाब होने की बेहद खुशी साफ दिखाई दे रही थी। 2 दिन बाद डैक्सुआन रॉयल कैपिटल के बाहर एक पुराने और सुनसान मंदिर में लिनफेंग पालथी मारकर बैठा था। उसने एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास को अपने सामने निकाला। फिर वन हुन शितियन बैनर के अंदर मौजूद शुद्ध डीमन गॉड पावर की मदद से अपनी मां लान्यू की सोल को दोबारा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। लिनफेंग ने गंभीर स्वर में कहा। लिनफेंग गंभीर स्वर में कहता है, मां मन को पूरी तरह शांत रखिए। इतना कहकर उसने अपनी उंगली लान्यू के माथे पर रख दी। अगले ही पल एंशिएंट सोल रिवाइविंग ग्रास अनगिनत 9 रंगों की दिव्य रोशनी में बदल गई। वह सारी रोशनी धीरे धीरे लान्यू की लगातार धुंधली होती सोल में समा गई। हूम, आसपास का शून्य जोर से कांप उठा। एक पवित्र और अथाह शक्ति पूरे मंदिर में फैल गई। लान्यू की बची हुई सोल लालच से उन 9 रंगों की दिव्य रोशनी को सोखने लगी। उसी पल उसकी सोल तेजी से ठोस होने लगी। उसके शरीर से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। उसके शरीर के भीतर जीवन की आभा धीरे धीरे फिर से लौटने लगी। धड़ाम, एक भारी धमाका लान्यू के शरीर के भीतर गूंज उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में मानो तारों का सागर घूम रहा था। उसके पूरे शरीर से एक शाही और बेहद शक्तिशाली आभा फैल रही थी। इस तरह उसकी सोल का दोबारा निर्माण पूरी तरह सफल हो गया। हालांकि उसके पास अभी भी शारीरिक शरीर नहीं था, लेकिन उसकी सोल पावर अब पहले की तरह टोंगडियन रियलम पीक तक
वापस पहुंच चुकी थी। लान्यू ने प्यार भरी नजरों से लिनफेंग को देखा। उसकी आंखों में गर्व और भावुकता भर गई थी। वो बोली, लान्यू प्यार भरे स्वर में कहती है, फेंगर धन्यवाद। लिनफेंग हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला। लिनफेंग मुस्कुराकर कहता है, माँ और बेटे के बीच धन्यवाद कैसा? ये सुनकर लिनफेंग के दिल पर जो बोझ काफी समय से था वह आखिरकार हल्का हो गया। लेकिन उसी समय धड़ाम मंदिर का दरवाजा जोर से खुल गया। छिन्याओ घबराई हुई तेजी से अंदर दौड़ती हुई आई। उसने बेचैनी से कहा। छिन्याओ घबराकर कहती है, मास्टर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। छिन्याओ ने घबराई हुई आवाज में कहा। छिन्याओ घबराई हुई आवाज में कहती है, दाक्सुआन के सम्राट ने शाही आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लिन फैमिली पर दुष्ट मार्ग से मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया है। लिंग तियानबा और लिन फैमिली के सभी बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दोपहर उन्हें तियानचिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। लिनफेंग सदमे में कहता है, क्या? ये सुनते ही लिनफेंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसके शरीर से आसमान छूती कत्ल करने की इच्छा तूफान की तरह पूरे मंदिर में फैल गई। वह ठंडी आवाज में बोला। लिनफेंग ठंडी आवाज में कहता है, दक्सुआन रॉयल फैमिली, बैलियन होली लैंड, तुम लोग मौत को बुला रहे हो। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी पीठ पर बंधा वनहुन शितियन बैनर मानो उसके गुस्से को महसूस कर चुका था। उसके अंदर से अनगिनत भूत प्रेतों जैसी तेज चीखें गूंजने लगी। छिन्याओ ने गुस्से के बावजूद शांत रहते हुए कहा। छिन्याओ शांत स्वर में कहती है, मास्टर, यह आपको फंसाने के लिए रचा गया जाल है। तियानचिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के चारों तरफ जरूर कड़ा घेरा लगाया गया होगा। लिनफेंग की आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभरी। वह बोला। लिनफेंग ठंडे स्वर में कहता है, झाल हो तो क्या हुआ? जिसने मेरे लिन फैमिली को छूने की हिम्मत की है। लिनफेंग आगे कहता है, चाहे वह स्वर्ग का सबसे बड़ा शासक ही क्यों ना हो, मैं उसे अपने हाथों से कुचल दूंगा। लिनफेंग ने छिन्याओ की तरफ देखा, फिर दृढ़ आवाज में पूछा। लिनफेंग दृढ़ आवाज में पूछता है, छिन्याओ, क्या तुम्हें डर लगता है? छिन्याओ की सुंदर आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उनमें आखिरी सांस तक साथ निभाने का दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली। छिन्याओ दृढ़ स्वर में कहती है, यह शिष्या बिल्कुल नहीं डरती। लिनफेंग ने गहरी सांस ली, फिर अपनी माँ लान्यू की तरफ मुड़ा। वह धीरे से बोला। लिनफेंग धीरे से कहता है, माँ, अभी के लिए आप वनहुन शितियन बैनर के अंदर आराम कीजिए, कल मैं आपको एक बड़ा तमाशा दिखाऊंगा। लान्यू ने हल्के से सिर हिलाया, फिर वह धीरे धीरे काले ध्वज के अंदर समा गई। वह स्पष्ट महसूस कर सकती थी कि इस समय लिनफेंग के शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी जो पूरी दुनिया पर राज करने वालों की होती है। वह एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति का अटूट आत्मविश्वास था। अगले दिन दोपहर दक्सुआन रॉयल कैपिटल के तियानचिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा था। पूरा माहौल बेहद गंभीर और दम घोंटने वाली खामोशी से भरा हुआ था। विशाल फांसी के मंच के बीचों बीच लिन फैमिली के 7वें बुजुर्ग लिंग तियानबा और लिन फैमिली के कई दर्जन बड़े लोग इस समय मजबूती से रस्सियों से बांधकर कांसे के खंभों से जकड़े हुए थे। उनके शरीर पर अनगिनत घावों के निशान थे। ये साफ दिख रहा था कि उन्हें बेहद बेरहमी से यातनाएं दी गई थीं। मंच के नीचे अनगिनत आम लोग और स्वतंत्र कल्टीवेटर्स धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति कहता है, सच में किसने सोचा था कि लेन फैमिली जैसा इतना बड़ा परिवार एक ही रात में कैदी बन जाएगा? दूसरा व्यक्ति धीरे से बोला। भीड़ में खड़ा दूसरा व्यक्ति धीरे से कहता है, कौन सा दुष्ट मार्ग से मिलना? यह तो सिर्फ दक्सुआन रॉयल फैमिली और बैलियन होली लैंड का लिनफेंग को खत्म करने का बहाना है। तीसरा व्यक्ति बोला। भीड़ में खड़ा तीसरा व्यक्ति कहता है, क्या करें, लिनफेंग बहुत ताकतवर हो गया है। उसकी ताकत शाही सत्ता और बैलियन होली लैंड दोनों के लिए खतरा बन गई है। तभी पास खड़ा एक आदमी घबरा कर बोला। पास खड़ा एक व्यक्ति घबरा कर कहता है, धीरे बोलो, क्या अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? फांसी के मंच के एक तरफ बने विशेष आसन पर दक्सुआन डायनेस्टी का सम्राट शुआन वूजी शाही ड्रैगन वाला वस्त्र पहने गरिमा के साथ बैठा था। उसके बगल में बैलियन होली लैंड का बैलियन होली वेनरेबल बैठा था और उसके साथ किसी तरह जिंदा बच गए श्याओ वुशुआंग और ये चिंगे भी मौजूद थे। समय पूरा हो गया है, ये कहते ही फांसी की निगरानी करने वाले अधिकारी ने जोर से आदेश दिया। फांसी की निगरानी करने वाला अधिकारी ऊंची आवाज में आदेश देता है, समय पूरा हो गया है। कुछ ही देर में कई लंबे चौड़े झल्लाद अपने हाथों में विशाल गोस्ट हेड ब्रॉडसोर्ड लेकर धीरे धीरे लिंग तियानबा और बाकी लोगों के पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी विशाल तलवारें ऊंची उठा ली। हालांकि लिंग तियानबा का पूरा शरीर घावों से भरा था, फिर भी उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसते हुए कहा। लिंग तियानबा जोर से हंसकर कहता है, शुआन वूजी, बैलियन के बूढ़े, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम लोगों में? जिस दिन हमारे लिन फैमिली के युवा स्वामी लिनफेंग वापस आएंगे, उसी दिन तुम दोनों की तबाही तय होगी। ये सुनते ही शाओ वुशुआंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और
गुस्से से चिल्लाया। शाओ वुशुआंग गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मौत सिर पर खड़ी है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है? झल्लाद, सिर काट दो। झल्लादों ने अपनी गोस्ट हेड ब्रॉडसोर्ड ऊंची उठा ली। धूप की रोशनी में उन तलवारों से ठंडी जानलेवा चमक फूट रही थी। बस अगले ही पल वे उन्हें जोर से नीचे गिराने वाले थे, लेकिन उसी आखिरी क्षण में अचानक आसमान की गहराइयों से एक ठंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज गरजते बादलों की तरह चारों ओर गूंज उठी। लिन फेंग की ठंडी और गूंजती आवाज आसमान से सुनाई देती है। जो भी मेरे लिन फैमिली के किसी एक इंसान को भी छूने की हिम्मत करे, जरा कोशिश करके तो देखे। धड़ाम! आवाज पूरी होने से पहले ही एक काली बिजली आसमान से सीधे नीचे आ गिरी। उसके साथ ऐसी भयानक शक्ति थी मानो आसमान और धरती दोनों फट जाएंगे। वह सीधे तिएनजिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच आकर गिरी। कुछ ही पल में वहां खड़े कई झल्लाद चीखने का मौका भी नहीं पा सके। उस धमाके की भयानक लहर ने उन्हें सीधे हवा में उछाल दिया। वे मुंह से खून उगलते हुए दूर जाकर गिरे। जब धूल और धुआं धीरे धीरे छूटा तो सबकी हैरान नजरों के सामने दो आकृतियां धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। सबसे आगे काले वस्त्र पहने लिन फेंग खड़ा था। लिन फेंग ठंडी नजरों से मंच पर खड़े सब लोगों को देख रहा था। उसके पीछे वन हुन शितियन बैनर धीरे धीरे लहरा रहा था। उसका काला प्रकाश मानो पूरे आसमान को ढक रहा था। उसके बगल में चिन याओ खड़ी थी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके पूरे शरीर से बेहद शक्तिशाली ठंडी आभा फैल रही थी। शाओ वुशुआंग तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नफरत और बदला लेने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह जोर से बोला। शाओ वुशुआंग जोर से कहता है, लिन फेंग, आखिरकार तुम मरने के लिए खुद ही आ गए। उधर श्वान वुजी का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने टोंगडियन रियल ग्रेट परफेक्शन की अपनी पूरी भयानक आभा बिना किसी रोक टोक के चारों तरफ फैला दी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, श्वान वुजी ठंडी आवाज में कहता है, लिन फेंग, तुमने दुष्ट मार्ग के लोगों से मिलकर एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट छिपाया है। राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। आज तिएनजिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर यही जगह है, तुम्हारी कब्र बनेगी। यह सुनकर लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपने नाखून से वन हुन शितियन बैनर के ध्वज को धीरे से छुआ। उससे एक रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने वाली डरावनी आवाज गूंज उठी। लिन फेंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लिन फेंग ठंडी हंसी के साथ कहता है, झूठा इल्जाम लगाना हो तो बहानों की कमी कब होती है? अगर तुम्हें मेरा वन हुन शितियन बैनर चाहिए तो आकर खुद ले लो। बस मुझे डर है कि उसे पाने के बाद उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास जिंदगी ही नहीं बचेगी। बैड तमीज! बेलियन होली वेनेरेबल गुस्से से गरज उठे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल तोंगतियन रेल्म पीक की भयानक आभा हजारों हरे प्रकाश की किरणों में बदल गई। देखते ही देखते आधे से ज्यादा आसमान हरे रंग से भर गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बेलियन होली वेनेरेबल गुस्से से गरज कर कहते हैं, लिन फेंग, आज हमारे बेलियन होली लैंड के सभी ताकतवर विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं और हमने वांगसियन डीमन सप्रेशन फॉर्मेशन भी पहले से तैयार कर रखा है। आज चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। बेलियन होली वेनेरेबल जोर से गरज कर कहते हैं, वांगसियन डीमन सप्रेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट। मंच के नीचे हरे वस्त्र पहने बेलियन होली लैंड के कई दर्जन विशेषज्ञों ने एक साथ अपने मुंह से खून की एक एक बूंद निकाली। वह खून जमीन में समा गया। अगले ही पल अनगिनत सुनहरे रंज हवा में उभरने लगे। वे मिलकर हजार झांग तक फैला एक विशाल सुनहरा प्रकाश घेरा बन गए। उस विशाल प्रकाश घेरे ने पूरे तिएनजिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को चारों तरफ से पूरी तरह बंद कर दिया। उसके ऊपर बेहद पवित्र और भयानक शक्ति लगातार बह रही थी। स्पष्ट था कि यह गठन खास तौर पर लिन फेंग के वन हुन शितियन बैनर को रोकने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन लिन फेंग ने उसे देखकर पलक तक नहीं झपकाई। वह धीरे से अपना सिर घुमाकर कांसे के खंभे से बंधे लिंग तियानबा की तरफ देखने लगा। फिर शांत और सम्मान भरी आवाज में बोला। लिन फेंग सम्मान भरे स्वर में कहता है, सेवेंथ एल्डर, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। लिंग तियानबा जोर से हंस पड़े। उन्होंने मुंह में भरा खून थूक दिया। फिर हंसते हुए बोले, लिंग तियानबा जोर से हंसकर कहते हैं, यंग मास्टर, मुझे पहले से पता था कि आप जरूर आएंगे। आज हम दोनों दिल खोलकर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे।